होप गोबलिन अंततः पृथ्वी के बंधन से बच निकला जिसने उसके शरीर को उलझा रखा था और उसकी गतिविधियों को रोक रखा था। उसकी छाती गुस्से से भारी हो रही थी। वह चीजों के विकास से वास्तव में निराश था। उसे कैसे पता चला होगा कि पहली बार युद्ध की कमान संभालने पर उसे बहुत कम समय में 7 टियर 6 गोबलिन योद्धाओं को खोना पड़ेगा। उन्होंने कभी इतनी शर्मिंदगी महसूस नहीं की। यहां तक कि पिछले कमांडर गोटेन ने भी कभी युद्ध में टियर 6 गोबलिन योद्धा को नहीं खोया था। वे हमेशा पूरी तरह से वापस आए। यदि टियर 1 गॉबलिन को उनके कबीले में तोप के चारे के रूप में देखा जाता था, तो टियर 6 कबीले के मुख्य कप्तान और कमांडर थे। गोटेन अपनी पहली लड़ाई हार गया था और पूरा टियर 1 खत्म हो गया था और उसे डांटा गया था, और कुछ तोपों के चारे के कारण उसे पिछले स्थान से लगभग हटा दिया गया था। लेकिन उसने और भी बेहतर प्रदर्शन किया क्योंकि वह अपनी दूसरी लड़ाई को और अधिक सुंदर तरीके से जीतने में सक्षम था, और न केवल वह मारे गए सभी टियर 1 गॉबलिन की भरपाई करने में सक्षम था, बल्कि वह महलों का समर्थन करने में भी सक्षम था। अंतरिक्ष द्वार द्वारा ऊर्जा के अति प्रवाह को उसके पास की खदानों में छोड़ने के बाद जब वे संसाधन एकत्र करते थे, तो बाहरी महल की सेनाओं के बीच गोटेन का सम्मान होता था और कई गोबलिन उसकी भर्ती के प्रस्ताव पर कूद पड़ते थे क्योंकि वे इसे मजबूत होने का सबसे तेज तरीका मानते थे यदि वे जोखिम से बचने में सक्षम होते। लेकिन गोटेन का स्थान छीनने के बाद ये उनके लिए पहला मौका था। एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसकी इतनी प्रतिष्ठा थी, उसे उनसे बेहतर प्रदर्शन करना था या उपहास का पात्र बनना था। मजेदार बात यह है कि वह दिन में सपने देख रहा था कि वह शहर में कैसे नरसंहार करेगा। उसने सोचा कि जब गोटेन नाम का वह क्रूर व्यक्ति ऐसा कर सकता है तो वह ऐसा क्यों नहीं कर सकता। और उसके विचार भी पक्षपातपूर्ण थे क्योंकि वह हमेशा से मानता था कि गोबलिन मानव जाति से अधिक शक्तिशाली है, और यदि वे एक बनाम एक स्थिति में नहीं जीत सकते तो वे अपनी संख्या से उन पर विजय प्राप्त कर लेंगे। चूंकि गोटेन ने पहले ही वहां की नींव को नुकसान पहुंचाया था, इसलिए वह आज केवल अवशेषों को मारने के लिए यहां आ रहा था। लेकिन उसे बहुत अधिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था। इससे उसे लगा कि क्या वह सचमुच गोटेन से इतना हीन है। लेकिन जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, उसने उसे तुरंत गायब कर दिया। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वो खुद को उस भूत से कमतर समझे जिसे जंगल में बड़ा होना पड़ा और हर भोजन के लिए मारना पड़ा, जबकि उसके जन्म से ही उसकी देखभाल की गई थी। सभी बेहतरीन चीजें दी गई और उस महल में रहा गया जिसे जंगल के सभी भूत प्रेत गुलाम और अंगरक्षक के रूप में स्वीकार किए जाने के लिए लालायित थे। होप गोबलिन एक शीर्ष टियर 6 गोबलिन था, और अगर उसने मानव जादूगरों का सामना करने का फैसला किया तो उसे उन सभी को मारने में कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन जैसे गॉर्डन कबीले के तीसरे एल्डर ने उसे पहले रोका था, उसे यकीन था कि जिस क्षण वो मानव जादूगरों की ओर बढ़ेगा, तीसरा एल्डर आगे बढ़ेगा और उनका बचाव करने की कोशिश करेगा। इसलिए वह सीधे गॉर्डन कबीले के तीसरे बड़े आदमी की ओर दौड़ा। उसके विचार थे कि जब तक वह बूढ़े आदमी को मार सकता है तब तक उसे बाकी मानव जादूगरों को मारने में कोई समस्या नहीं होगी। इसलिए जब तक वो बड़े आदमी की देखभाल नहीं कर लेता तब तक उसे धैर्य रखना होगा। वह दूसरों पर हमला करने और गॉर्डन के तीसरे बुजुर्ग द्वारा चुपके से हमला करने के लिए तैयार नहीं था। उसे सचमुच लगता था कि बूढ़ा आदमी ऐसा कर सकता है। उसने बूढ़े आदमी की चालें देखी थी और वह जानता था कि उसे कम नहीं आंका जाना चाहिए। जैसे जैसे होप गोबलिन का क्रोध बढ़ता गया, उसकी आंखें क्रोध से जलने लगी। जैसे ही वह गॉर्डन कबीले के तीसरे बुजुर्ग की ओर बढ़ा, जिसने उसे पहले ही बांध दिया था ताकि मानव जादूगरों को उसके कुछ अधीनस्थों को मारने का मौका मिल सके, उसके हाथ में एक लंबी तलवार दिखाई दी जो उसके हाथ में चमक रही थी जब उसने उस बुजुर्ग पर शक्तिशाली प्रहार किया। लेकिन तीसरा एल्डर, जो हमेशा तैयार रहते थे, अचानक पकड़े जाने वालों में से नहीं थे। उन्होंने एक तेज चाल के साथ पृथ्वी और धातु के तत्वों को अपनी सहायता के लिए बुलाया। तुम्हें उस छोटे लड़के से भी अधिक प्रयास करना होगा। तुम एक शीर्ष टियर 6 गोबलिन हो सकते हो, लेकिन तुम्हारी शक्ति पर तुम्हारा नियंत्रण बहुत दयनीय है।
तीसरे एल्डर ने हॉबगोब्लिन का मजाक उड़ाया, जिसने केवल अपने दांत पीस लिए। उसे बेशर्म एल्डर के साथ शब्दों का आदान प्रदान करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। धातु और पृथ्वी तत्व घूम गए और उन्होंने थ्रेड एल्डर के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना दिया, वो भी बिना किसी जादू के, जो ये दर्शाता है कि वह टियर 7 जादूगर बनने के कितने करीब था। उसने हॉबगोब्लिन के सभी आने वाले प्रहारों को चकमा दिया। पृथ्वी और धातु तत्वों पर उसकी महारत ने उसे हॉबगोब्लिन के वार को विफल करने में सक्षम बनाया और साथ ही खुद भी कुछ घूंसे मारे। और हर बार जब वह ऐसा करता तो वह रक्त गुंबद को प्रत्येक प्रहार के साथ हिलाने में सक्षम होता था, मानो वह सीधे उन पर प्रहार कर रहा हो। उसकी शक्तियां इतनी डरावनी थी कि सभी गोब्लिनों को एहसास हो गया कि मानव जादूगरों के बीच कोई ऐसा है जो उन्हें सिर्फ एक मुक्का मारकर मार सकता है। हालांकि तीसरे एल्डर को जल्द ही एहसास हो गया कि हॉबगोब्लिन को हराने के लिए उससे ज्यादा शक्ति की जरूरत थी जो उसके पास अकेले थी, क्योंकि हॉबगोब्लिन ने न केवल एक उच्च स्तरीय कवच पहना हुआ था, बल्कि उसके पास एक बहुत अच्छा आंतरिक कवच भी था। उसने जितने भी घूंसे मारे वे उसके आंतरिक अंगों को दर्द देने के लिए पर्याप्त थे। एहसास के उस क्षण में उसने अपना हाथ उठाया और अपने वफादार साथी गोल्डन गोलेम को बुलाया। राजसी सृष्टि ने उसकी पुकार का जवाब दिया। ड्रेको के साथ मानव जादूगरों की सहायता करना बंद कर दिया और अविश्वसनीय गति से दूरी को कम कर दिया। जैसे ही गोल्डन गोलेम तीसरे एल्डर के पास पहुंचा, उसका सुनहरा रूप अनगिनत टुकड़ों में बिखर गया। उसके चारों ओर एक घूमता हुआ भंवर बन गया, जिससे हॉबगोब्लिन डर के मारे पीछे हट गया, क्योंकि उसे लगा कि अगर वो उन टुकड़ों से छू गया तो वो अनगिनत टुकड़ों में कट जाएगा। टूटे हुए टुकड़े फिर जल्दी से पुनः जुड़ गए तथा तीसरे बुजुर्ग के शरीर को एक विस्मयकारी सुनहरे कवच से ढक दिया, जिससे वो युद्ध के एक सुंदर देवता जैसा दिखने लगा। अपनी नई शक्ति और स्वर्ण गोलेम के नागिनाटा को अपने हाथों में लेकर तीसरा एल्डर खड़ा हुआ और उसके साथ शराब का अपना आखिरी गिलास पी गया। उसने उसे फेंक दिया और क्रोधित हॉबगोब्लिन का सामना करते हुए बेतहाशा हंसने लगा। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूं कि ये कैसे किया जाता है छोटे लड़के, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि शक्ति का अच्छा नियंत्रण क्या कर सकता है, तीसरे बुजुर्ग ने चिढ़ाते हुए कहा। मुझे आपसे कोई सबक नहीं चाहिए। हॉबगोब्लिन दहाड़ा और तीसरे एल्डर से मिलने के लिए दौड़ा। उसके हथियार का प्रत्येक प्रहार और प्रहार उसके अविश्वसनीय कौशल और शक्ति को प्रदर्शित करता था, मानो वो युद्ध के मैदान में एक अजेय शक्ति बन गया हो। हथियारों की टक्कर और जादू व शक्ति का अदम्य प्रदर्शन हवा में गूंज रहा था। गुरुत्वाकर्षण के कारण दोनों के पास मौजूद हर व्यक्ति तेजी से पीछे हट रहा था, ताकि आघात तरंगों से घायल न हो। तीसरे एल्डर और हॉबगोब्लिन के बीच लड़ाई तेज हो गई, जिससे दर्शक इस तमाशे को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। तीसरे बुजुर्ग का सुनहरा कवच शानदार ढंग से चमक रहा था, जो हॉबगोब्लिन के हमलों को आसानी से विफल कर रहा था। हर प्रहार के साथ तीसरे एल्डर का पृथ्वी और धातु पर नियंत्रण मजबूत होता गया, जिससे उनके आसपास के वातावरण में कंपन और उथल-पुथल मच गई, जबकि वो हर चीज को सिर्फ एक हाथ से विक्षेपित करते हुए बेतहाशा हंस रहा था। यह दर्शाता था कि वह कितना राक्षस था, क्योंकि एक हाथ से इतने भारी और विशाल हथियार को चलाना आसान नहीं था। उनकी लड़ाई जारी रही, जो तीसरे एल्डर की अदम्य भावना और अडिग दृढ़ संकल्प का प्रमाण थी। जैसे ही रक्त चंद्रमा ने युद्ध के मैदान को गले लगा लिया, ब्लेडों की टक्कर और जादू की चमक रात को रोशन करती रही, जो मानव आत्मा की शक्ति और तीसरे एल्डर के अडिग संकल्प और हॉबगोब्लिन के क्रोध का प्रमाण थी। उस क्षण तीसरे बुजुर्ग के अंदर ऊर्जा का एक उछाल आया, क्योंकि उसने अपनी शक्ति की गहराई में प्रवेश किया। उस क्षण उसके मन के हर हिस्से पर उसका नियंत्रण प्रदर्शित हो रहा था। उसके चारों ओर का सुनहरा कवच और भी अधिक चमक रहा था तथा अभेद्य शक्ति की आभा बिखेर रहा था। डबल स्लैश। एक सोची समझी चाल के साथ तीसरे एल्डर ने अपनी नागिनाता को एक सुंदर चाप में घुमाया, जिससे ऊर्जा का एक विस्फोट हुआ, जिसने हवा में झटके पैदा कर दिए।
होबगोब्लिन अचानक शक्ति प्रदर्शन से अचंभित रह गया और क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। अवसर का लाभ उठाते हुए तीसरे एल्डर ने तेजी से हॉबगोब्लिन पर आक्रमण किया। उसकी चालें गतिशील और सटीक थी। उसने हॉबगोब्लिन के शरीर पर एक शक्तिशाली प्रहार किया, उसके कवच को तोड़ दिया और उसे रक्त गुंबद के किनारे पर गिरा दिया, जिससे उसकी स्थिति गंभीर रूप से तिगुनी हो गई। घायल होने के बावजूद होबगोब्लिन ने हार मानने से इनकार कर दिया। वह नए क्रोध के साथ उठा और निर्णायक वार करने के प्रयास में अपनी तलवार को बेतहाशा घुमाने लगा। लेकिन तीसरे बुजुर्ग की चपलता, युद्ध का अनुभव और अपने हथियार पर महारत क्रोधित प्राणी के लिए बहुत अधिक साबित हुई। उन्होंने नागिनाटा से प्रत्येक प्रहार को कुशलतापूर्वक रोका तथा प्रत्येक प्रहार के साथ होबगोब्लिन को पीछे धकेला। चतुर रणनीति के एक क्षण में तीसरे एल्डर ने आगे बढ़कर अपनी नागिनाता को एक विस्तृत चाप में फैलाया और स्वर्ण धातु ऊर्जा का एक बवंडर पैदा किया। बवंडर में फंसे होबगोब्लिन ने खुद को भ्रमित और असहाय पाया। एक अंतिम प्रहार के साथ तीसरे एल्डर ने अपनी शक्ति के शुद्ध सार को अपने नागिनाटा की नोक में प्रवाहित किया, जिससे ऊर्जा की एक विनाशकारी किरण निकली जो सीधे हॉबगोब्लिन की छाती को भेदती हुई अंदर घुस गई। ऊर्जा का एक विस्फोट हुआ, जिससे युद्ध क्षेत्र चकाचौंध कर देने वाली रोशनी में डूब गया। जैसे ही प्रकाश फीका हुआ, धूल जम गई, जिससे पराजित होबगोब्लिन रक्त गुंबद पर निश्चल पड़ा हुआ दिखाई दिया। तीसरा बुजुर्ग, उसका सुनहरा कवच चमक रहा था। वो ऊंचा और विजयी भाव से खड़ा था। उसकी सांस स्थिर थी और उसकी अभिव्यक्ति शांत थी। यद्यपि तीव्र युद्ध से थके हुए तीसरे एल्डर ने अपनी आंखों में उदासीनता के साथ गिरे हुए होबगोब्लिन से संपर्क किया। उसने हॉबगोब्लिन के शरीर पर लात मारी, ये पुष्टि करने के लिए कि क्या वह सचमुच मर चुका है। पूरा टियर 6 युद्ध क्षेत्र जो उलट-पुलट हो गया था, उसी क्षण शांत हो गया। टियर 6 गॉब्लिन गॉर्डन कबीले के तीसरे एल्डर को अपनी आंखों में सावधानी के साथ देख रहे थे। चाहे वे स्थिति को कैसे भी देखें, वे अब बर्बाद हो चुके थे, क्योंकि गॉब्लिन में कोई भी ऐसा नहीं था जिसके पास एल्डर को दूर रखने के लिए पीक टियर 6 की शक्ति थी, और भले ही उनके पास थी। हो सकता है कि गोब्लिन अपनी मौत की ओर भाग रहा हो सकता है कि आखिरी होबगोब्लिन कमांडर सबसे खराब कमांडर रहा हो, लेकिन कम से कम वह एक अच्छा योद्धा था। भले ही उसके पास युद्ध का कम अनुभव था, लेकिन वह एक अन्य शीर्ष टियर 6 विशेषज्ञ को व्यस्त रखने में सक्षम होना चाहिए था। इसके बाद उस स्तर पर एक दूसरे को मारना आसान नहीं था, लेकिन तीसरे एल्डर ने ऐसा किया और इससे उन्हें कुछ सीख मिली, और वो ये थी कि तीसरे एल्डर की शक्ति संभवतः टियर 7 क्षेत्र का उल्लंघन करने लगी थी जब वो अपने गोलेम के साथ विलीन हो गया था। वे ये सोचकर ही सचमुच डर गए थे कि ब्लड मून एक टियर 6 जादूगर को टियर 7 युद्ध शक्ति से दंडित नहीं करेगा। हालांकि ब्लड मून उनके प्रति पक्षपाती था, लेकिन कम से कम यह अभी भी नियम का पालन कर रहा था। कुछ गोब्लिन वास्तव में प्रार्थना कर रहे थे कि होबगोब्लिन कमांडर अभी भी अंतिम जवाबी हमले में ब्लड डोम से उठ खड़ा हो और उस बुजुर्ग को अपने साथ ले जाओ, क्योंकि वे ऐसे डरावने प्रतिद्वंदी का सामना करने से डरे हुए थे। लेकिन होबगोब्लिन का शरीर, चाहे वे कितनी भी प्रार्थना करें, नहीं हिला। इससे उन्हें एहसास हुआ कि सब कुछ खत्म हो गया था। तीसरे बुजुर्ग ने बिना किसी शर्म के हॉबगोब्लिन के शरीर को खंगालना शुरू कर दिया। यहां तक कि मानव जादूगर जिन्होंने अस्थायी रूप से लड़ना बंद कर दिया था, वे भी ऐसे विशेषज्ञ के साथ जुड़े होने पर शर्मिंदा थे। वो इसमें इतना कुशल था कि लोग उसे डाकू भी समझ सकते थे। आप सब किस बात का इंतजार कर रहे हैं? मैंने उनके नेता से छुटकारा पा लिया है जो उन सब में सबसे खतरनाक है। अब ब्लड डोम के गिरने से पहले उनसे छुटकारा पा लो। वो वही है जिसने टियर बैटल शुरू किया था। उसकी आभा के बिना ये जल्द ही टूट जाएगा, इसलिए जब भी मौका मिले उन्हें मार दो। तीसरे एल्डर ने बिना किसी शर्म के लूटपाट जारी रखते हुए कहा। आकाश में रक्त गुंबद उस समय बहुत ही भयावह लग रहा था, क्योंकि इतने सारे लोग मारे गए थे। टियर 6 में कोई छोटा मोटा नहीं था, लेकिन वे लोग थे जो करीब थे या जिनके पास उच्च रैंक में प्रवेश करने का मौका था।
रक्त गुंबद वर्तमान में ऐसे प्राणियों के रक्त को परिष्कृत कर रहा था, और यही वह चीज थी जो रक्त गुंबद को ऐसी भयानक ऊर्जा दे रही थी। एलेक्स ने आकाश की ओर देखा और जो दृश्य देखा उससे आश्चर्यचकित रह गया। गॉर्डन कबीले के तीसरे बुजुर्ग ने गोबलिन सेना के नेता को इतनी आसानी से मार डाला था कि गोबलिन भयभीत हो गए थे। युद्ध के मैदान में मौजूद सभी भूतों ने, जिन्होंने ये दृश्य देखा था, सारी उम्मीदें खो दी थी। उनकी आंखों में निराशा एलेक्स और सभी को साफ दिखाई दे रही थी। ऐसा लगता है कि उनके नेता की मृत्यु ने उन्हें एक बड़ा झटका दिया था और वे पहले की तरह सक्रिय नहीं थे। लेकिन उन्होंने सभी ने कायरों की तरह भागने का फैसला किया, और जो कुछ लोग वहां खड़े थे वे मैदान में नहीं थे। हम केवल बचाव कर रहे थे। यह पहली बार था कि एलेक्स ने कभी गोबलिन सेना को देखा था, इसलिए दिल टूट गया, चाहे इससे पहले क्या हुआ था। यहां तक कि जब सभी टीयर एक जादूगर हार गए थे, तब भी उनके चेहरों पर केवल गुस्सा और थोड़ी सावधानी ही दिखाई दे रही थी। वास्तव में वे बहुत अड़े हुए थे और उसे मारना चाहते थे, लेकिन उन्होंने अपना उत्साह कभी नहीं खोया जैसा कि अब खो दिया है। क्या हमें बाकी कबीलों के साथ मिलकर हमला करना चाहिए? एग्नेस ने एलेक्स से पूछा, क्योंकि उसने देखा कि टीयर एक युद्ध क्षेत्र में जादूगरों ने अब नई ऊर्जा के साथ गोबलिनों का मुकाबला करना शुरू कर दिया है। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें ऊर्जा सीरम का इंजेक्शन दिया गया हो और उनका मनोबल उच्चतम स्तर पर था। एलेक्स ने युद्ध के मैदान में दौड़ रहे गोबलिन्स को देखा। यद्यपि वे हमला नहीं कर रहे थे, लेकिन उन सभी को मारना कठिन होगा, क्योंकि उन्होंने भागने का इरादा बना लिया है। नहीं, उनका पीछा मत करो। हमने अपना काम पहले ही कर दिया है। अभी हमें गोबलिन से सबसे अधिक दबाव का सामना करना पड़ा जब वे अपने सबसे अच्छे रूप में थे। अब वे अपने सबसे बुरे रूप में हैं। हमें वास्तव में मदद करने की आवश्यकता नहीं है। अगर मानव जादूगर उनसे निपट नहीं सकते हैं, तो वे एक मजाक के अलावा कुछ नहीं होंगे। और मैं निश्चित रूप से उन भूतों के झुंड को निशाना बनाकर खुश नहीं होऊंगा जो युद्ध करने का इरादा खो चुके हैं। चलो हम युद्ध की अपनी लूट खुद ही ले लेते हैं। हम सिटी हॉल को पिछली बार की तरह हमें धोखा देने नहीं दे सकते, एलेक्स ने अपने हाथों को आपस में रगड़ते हुए कहा। चूंकि गॉबलिन अन्य जादूगरों के कबीले में अधिक रुचि रखते थे, इसलिए उसे इसमें शामिल होने की क्या जरूरत थी। वो इस बार मारे गए दुश्मनों के शरीर और दिमाग को लूटने वाला था। इसके बाद उसने अपने सिस्टम की जांच करने की योजना बनाई कि उसने कितना लाभ कमाया, क्योंकि वह 6500 से अधिक गॉबलिनों की मौत के लिए जिम्मेदार था। उसे यकीन था कि वह अपने लाभ पर आश्चर्यचकित होगा। यदि उसके पास कबीले के सभी जादूगर काम करते तो उसे जल्द ही ढेर सारा पावर स्टोन मिल जाता, क्योंकि इस बार हमला करने वाले लगभग सभी गॉबलिन्स टीयर 1 थे। जबकि एलेक्स अपने लाभ की गणना करने में व्यस्त था, एक अन्य कबीला उसके पतन की योजना बनाने में व्यस्त था। फ्रिडाल कबीला अभी भी एलेक्स को देखने से खुद को नहीं रोक सका। हालांकि एलेक्स ने यह देखा था, लेकिन उसने अभी भी दिखावा किया, क्योंकि वो उन्हें ये इरादा नहीं देना चाहता था कि वो उनके अंदर देख सकता है। यही कारण था कि उसने कभी अपने गोलेम को नहीं बुलाया। होप गोबलिन कमांडर की हार के बाद शेष सभी गोबलिन रक्षात्मक रुख अपनाए हुए थे और पहले की तरह सक्रिय नहीं थे। शुक्र है कि कोई अन्य टीयर 6 गोबलिन फिर से नहीं मरा। होप गोबलिन के साथ बड़ी लड़ाई के बाद तीसरे एल्डर ने व्यावहारिक रूप से खुद को संयमित कर लिया और फिर से लड़ाई नहीं की। वो अपने से कमजोर गोबलिनों के खून से अपने हाथ गंदे करने में रुचि नहीं रखता था। हालांकि वो हमेशा किसी भी मानव जादूगर की मदद करने के लिए तत्पर रहता था जो समस्या में होता था। जब गोबलिनों ने देखा कि वह क्या कर रहा था, तो उन्हें एहसास हुआ कि उसने उन्हें इसलिए नहीं मारा क्योंकि वो उन्हें वहां मौजूद मानव जादूगरों का पहिया पत्थर बनाना चाहता था। गोबलिनों को मारना उसकी साधना में अधिक सहायक नहीं होगा, इसलिए उसने चिंता से लड़ने और अपनी युद्ध तकनीकों को चरम तक निखारने का काम बाकी मानव जादूगरों पर छोड़ दिया। लेकिन दुर्भाग्य से वे किसी भी गोबलिन को मारने में सक्षम नहीं थे, क्योंकि गोबलिन संख्या में अधिक थे और बचाव में अधिक रुचि रखते थे, जिससे उसी क्षेत्र के मानव जादूगरों के लिए उन्हें मारना कठिन हो गया। और 15 मिनट बाद रक्त गुंबद टूट गया
और वह बिखर गया। जैसे ही टियर 6 गोबलिन्स ने यह देखा, उन्होंने पीछे हटने का आदेश दिया। जबकि कुछ लोग पीछे हटने का आदेश दे रहे थे, ग्रीज और फिजल ने इंतजार भी नहीं किया और अंतरिक्ष द्वार की ओर दौड़ पड़े, क्योंकि उन्होंने इस रक्त चंद्रमा युद्ध को त्याग दिया था। ड्रेको ने दहाड़ते हुए उन दोनों पर अपना तलवार से वार किया, लेकिन वे फिर भी बच निकलने में सफल रहे, और केवल इसी तथ्य ने उसे पागल बना दिया, क्योंकि वह सेराफिना की मौत का बदला नहीं ले सका। तीसरा एल्डर बिना कोई हरकत किए उसे केवल देखता रहा, लेकिन वह इस तथ्य से अवगत था कि सेराफिना और ड्रेको एक दूसरे से परिचित थे। उसने अभी भी उसे बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। ड्रेको क्रोध से भर गया। उसका वार हवा में फट गया और फिजल के सामने पहुंच गया। फिजल को घायल करने में कामयाब रहा, क्योंकि वह भागने में अपनी सारी ऊर्जा लगा रहा था और ड्रेको की लावा ऊर्जा से बचाव करना काफी कठिन था। लेकिन वह फिर भी ग्रीस के साथ भागने में सफल रहा, जिसने उसे अंतरिक्ष द्वार में खींच लिया। सभी गोबलिनों ने इंतजार नहीं किया और अपने नेताओं को ऐसी दयनीय स्थिति में देखकर अंतरिक्ष द्वार की ओर भागे। जैसे ही वे भाग रहे थे, मानव जादूगरों ने उन पर जवाबी हमला करना शुरू कर दिया। लेकिन उन्होंने गोबलिनों को रोकने की कितनी भी कोशिश की, वे नहीं रुके। उन्होंने मानव जादूगरों से टकराव का कोई इरादा नहीं दिखाया, बल्कि उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा मानव जादूगरों से बचने में लगा दी। अंत में ज्यादातर भूत युद्ध भूमि से भाग निकले। युद्ध तेजी से शुरू हुआ और जल्दी ही खत्म भी हो गया। टियर 6 युद्ध क्षेत्र में करारी जीत और टियर 1 युद्ध क्षेत्र में दबंग नरसंहार को छोड़कर वास्तव में अन्य युद्ध क्षेत्रों में कोई विशेष स्थिति नहीं थी, क्योंकि वे अभी भी युद्ध को लंबे समय तक खींचने की योजना बना रहे थे। लेकिन अभी तो युद्ध समाप्त हो चुका है। रक्त चंद्रमा के समाप्त होने से पहले ही जादूगरों ने जश्न मनाया और जयकारे लगाए। वे सब आकाश की ओर देख रहे थे और आकाश में अभी भी लटके हुए रक्त चंद्रमा की जयकार कर रहे थे। पहली बार वे रक्त चंद्रमा के अंत से पहले ही दूसरे आयाम के प्राणियों का पीछा करने में सक्षम हो गए हैं। पहली बार उन्होंने वास्तव में महसूस किया कि उनके सिर के ऊपर लटकता हुआ रक्त चंद्रमा सुंदर लग रहा था और वे अपनी खुशी को व्यक्त करना चाहते थे। एस्टोनिया शहर के ऊपर शून्य में 5 मास्टर जो चुपके से छिपे हुए थे, देख रहे थे कि रक्त चंद्रमा की लड़ाई इतनी तेजी से समाप्त हो गई। अब हम कैसे आगे बढ़े? उन्होंने वास्तव में हमारी उम्मीदों से बढ़कर प्रदर्शन किया है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस कबीले में कुछ गड़बड़ होनी चाहिए। वे हमेशा हमारी सभी योजनाओं को विफल करने में सक्षम प्रतीत होते हैं, पुरुषों में से एक ने कहा। यह सरल है। इस बार आप में से 2 लोग उस तीसरे बुजुर्ग को मारने के लिए हमला करेंगे। यदि मैं गलत नहीं हूं कि मनुष्य ने पहले ही अपने उच्च पृथ्वी संबंध का उपयोग करके एक छोटे गुरुत्वाकर्षण कानून को छू लिया है। यदि यह जारी रहा तो वो कुछ वर्षों में टियर 8 मैज क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम हो सकता है। जिस क्षण नेता ने कहा कि वे सभी तेज सांस लेते हैं, तीसरा बुजुर्ग अभी तक टियर 7 जादूगर भी नहीं था, लेकिन उनके नेता को पहले से ही महसूस हुआ कि उनमें टियर 8 जादूगर बनने की क्षमता है। यह कितना अजीब था। यह स्पष्ट था कि वह पहले से ही टियर 7 के करीब था और उसके सामने कोई बाधा नहीं थी, लेकिन उन्हें अभी पता चला कि वे उसे कम आंक रहे थे, क्योंकि वह टियर 8 मैच दायरे तक पहुंचने की क्षमता थी और इससे वो उनके समान स्तर पर आ जाता, और ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वे गॉर्डन कबीले को उस तरह का पावर हाउस बनाने की अनुमति देते जिससे उनकी ताकत इतनी बढ़ जाती। मैं और बाकी बुजुर्ग शहर को सील कर देंगे और अगले 30 मिनट तक उन्हें कोई मदद नहीं मिलेगी। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें ये सब लगभग 30 मिनट में खत्म करना होगा। इस अवसर का उपयोग गॉर्डन कबीले की सभी प्रतिभाओं को मारने के लिए करें, जिससे उनका कबीला बिना भविष्य और बदले की आशा के रह जाएगा। नेता ने ठंडे स्वर में कहा और बाकी लोगों ने सिर हिलाया, और जिन 2 बुजुर्गों को उसने चुना था वे सभी बाहर चले गए, क्योंकि उन्होंने जगह को फाड़ दिया और दूसरे शून्य में चले गए। उन्हें यकीन था कि उनके बड़े लोगों के पास जासूस है और अन्य कबीले हैं जो गॉर्डन कबीले को खत्म करने के लिए आगे बढ़ेंगे, और जब वह समय आएगा
तो वे शून्य से बाहर निकलेंगे और तीसरे बड़े को मार देंगे। यही उनका एकमात्र मिशन था। इसलिए वे अभी भी इसके साथ जा रहे थे और अपने संप्रदाय की व्यवस्था में विश्वास करते थे। तीसरे बुजुर्ग का छोटा सा प्रदर्शन उन्हें यह बताने के लिए पर्याप्त था कि ऐसे व्यक्ति को कम नहीं आंकना चाहिए और उसे आगे बढ़ने का मौका नहीं देना चाहिए, अन्यथा वो उनके लिए कांटा बन जाएगा। आक्रमण करना। ब्री फ्रेडाल चिल्लाई और फ्रेडाल कबीले के टियर एक जादूगर जो आराम कर रहे थे अचानक अपने हथियार उठा लिए और गॉर्डन कबीले की ओर दौड़ पड़े जो अभी भी युद्ध की लूट चुन रहे थे। जब एलेक्स ने यह देखा तो वो केवल मुस्कुराया। वो तब से उनके कदम उठाने का इंतजार कर रहा था, लेकिन ऐसा लगता है कि वे वास्तव में सतर्क थे और उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। केवल तब तक इंतजार कर रहे थे जब तक कि गॉर्डन के सभी जादूगरों का मैना खत्म न हो जाए। उसके बाद ही वे हमला करते। ब्रैंडन, आर्थर, एग्नेस और नाइट सभी ने अपना पक्ष रखा। हालांकि गॉर्डन के बाकी जादूगर फ्रेडाल कबीले के उन पर आक्रमण करने से आश्चर्यचकित हो सकते थे, लेकिन जो लोग हमेशा एलेक्स के करीब थे वे जानते थे कि एलेक्स ने उन्हें फ्रेडाल कबीले पर ध्यान देने के लिए कहा था। यहां तक कि लास्ट कबीला जो आगे था और पावर स्टोन्स की कटाई कर रहा था इस घटनाक्रम से हैरान था और गॉर्डन कबीले की सहायता के लिए दौड़ रहा था। गॉर्डन कबीले के पास केवल 500 टियर एक जादूगर थे, लेकिन फ्रेडाल कबीले के पास लगभग 1.5 थे, जो गॉर्डन के जादूगरों की संख्या से 3 गुना था। लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए वे एक अन्य कबीले से टकरा गए जो उनसे लड़ने का इरादा नहीं रखता था, बल्कि केवल उन्हें वही रोकने में रुचि रखता था, क्योंकि उन्होंने भी ऊंची पृथ्वी की दीवार बनाने के लिए पृथ्वी के तत्वों का उपयोग किया था। लास्ट कबीले की उपयोगिता पर लगाम लगाना पवन जादू। यहां तक कि सभी टियर युद्ध क्षेत्रों में गॉर्डन जादूगरों को भी कोई न कोई मारने की कोशिश कर रहा था। तीसरे बुजुर्ग ने घुरघुराहट की और जब वो आगे बढ़ने वाला था तब उसने अंतरिक्ष में उतार चढ़ाव महसूस किया और इंतजार किया। उसके सामने शून्य फट गया और 2 टियर 8 जादूगरों की आभा मुक्त हो गई जैसे ही वे प्रकट हुए और उनकी हत्या करने की मंशा फैल गई। एलेक्स की आंखों के सामने अराजकतापूर्ण दृश्य सामने आया जब गॉर्डन कबीले के टियर एक जादूगरों ने खुद को शक्तिशाली फ्रेडाल कबीले के हमले के तहत पाया। क्षीण होते मन और चारों ओर बिखरे शवों को देखकर एलेक्स का दिल अपने साथियों के लिए चिंता से धड़कने लगा। स्थिति का तुरंत आकलन करते हुए एग्नेस ने एलेक्स को देखा, जो फ्रेडाल कबीले का लक्ष्य है। बीच में बहुत आराम से दिख रहा था, क्योंकि वो इस तथ्य को स्वीकार कर चुका था कि जो नरसंहार होने वाला था उसे बदलने के लिए वो कुछ नहीं कर सकता था। फ्रेडाल कबीले का सामना करते हुए उसके चेहरे पर दृढ़ संकल्प साफ दिखाई दे रहा था। उसने अपनी लाठी तैयार कर ली थी। पृथ्वी और जल तत्वों के अपने संयुक्त ज्ञान का पूरी तरह से उपयोग करने के लिए तैयार थी। उसने जादूगर का रास्ता अपनाया, जिससे उसके लिए लगातार मंत्रों का जाप करना आसान हो गया, बिना अपने मन की कमी या अपने अधिकांश तत्व कौशल के लिए शांत होने के समय की चिंता किए। बैटल पाथ मैजेस के खिलाफ ये उसका अपना फायदा था। जब तक वह दूर थी उसे मृत्यु तक उन्हें पीसने में कोई समस्या नहीं होगी। एग्नेस ने एक मजबूत रक्षा व्यवस्था बनाई, जिसमें उन्होंने फ्रेडाल कबीले द्वारा छोड़े गए भयंकर अग्नि मंत्रों का सामना करने के लिए अपनी तात्विक शक्तियों या अपने अनेक अवरोधों का प्रयोग किया, तथा उन्होंने गॉर्डन कबीले द्वारा पहले से दफनाए गए अधिकांश अवशिष्ट मन का प्रयोग करके इस व्यापक रक्षा व्यवस्था को प्राप्त किया। यद्यपि एक जल अवरोधक पूरे टियर 1 जादूगरों को नहीं ढक सकता था, लेकिन यह अभी भी अधिकांश कबीले जादूगरों को ढकने और उनके द्वारा उन पर फेंके जा रहे अग्नि जादू का मुकाबला करने में सक्षम था। ब्रैंडन गॉर्डन्स ने थकान को दूर करते हुए कृपाण और तलवार को कसकर पकड़ लिया। उसने खुद को एग्नेस के बगल में खड़ा कर लिया। उसकी कृपाण से एक ठंडी रक्तलाल आभा निकल रही थी, जबकि उसकी तलवार से एक शांतिपूर्ण शुद्ध ऊर्जा निकल रही थी। ब्लड डोम में बहुत सारे गॉब्लिनों को मारने और बहुत सारा परिष्कृत रक्त प्राप्त करने के बाद उसकी हत्या करने की मंशा और स्लॉटर सेबर पर उसका नियंत्रण एक और स्तर तक बेहतर हो गया है। तीव्र, सटीक चालों के साथ
उन्होंने प्रत्येक हमले को विफल कर दिया और उन्हें रोक दिया। जब उन्होंने एग्नेस की रक्षा करते हुए भारीपन का एहसास देते हुए पृथ्वी की एक मजबूत आभा को चमकाया, जिस पर फ्रेडाल कबीले द्वारा उसके जल अवरोधक के किनारों से हमला किया जा रहा था, जो एक साथ इतने सारे लोगों द्वारा बमबारी किए जाने से लगातार टूट रहा था। आर्थर गॉर्डन्स ने दिखाया कि ताकत और लचीलेपन का अवतार होने का क्या मतलब है। वो उन सभी के बीच ऊंचा खड़ा था। उसका शरीर अभी भी उसके अडिग कांस्य गोलेम के साथ विलीन था। उस समय अजय लग रहा था क्योंकि वहां कोई फ्रेडाल नहीं था, जादूगर जो उसकी रक्षा को दरकिनार कर सकता था। उसने धातु और पृथ्वी तत्वों पर अपनी महारत का उपयोग करके अदम्य बल के साथ हमला किया और बचाव किया। जब तक आर्थर मजबूत खड़ा रहा, तब तक कोई भी दुश्मन उनकी रक्षा को भेद नहीं सका, क्योंकि उसने एक धातु की तलवार बनाने और कुछ फ्रेडाल जादूगरों को मारने में भी कुछ समय लिया, जो गॉर्डन कबीले के जादूगरों को मारने के करीब आ गए थे। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती गई, एग्नेस की नजर ब्री फ्रेडाल पर टिक गई, जो दुश्मन जादूगरनी थी और बुरी नीयत से एलेक्स की ओर बढ़ रही थी। एग्ने की रगों में गुस्से का ज्वार दौड़ गया और वह जानती थी कि उसे किसी भी कीमत पर एलेक्स की रक्षा करनी होगी, भले ही उसे ये पता न हो कि ये सब होते हुए भी वो अभी तक स्थिर क्यों खड़ा था। दृढ़ निश्चयी और एकाग्र, एलेक्स ने अंततः टाइटन और लीजन को अंतरिक्ष थैली से बाहर निकाल दिया। दोनों गोलेम की आभा ही फ्रेडाल जादूगरों को टियर दबाव में रोकने के लिए पर्याप्त थी, जबकि टाइटन अपने साथ एक ठंडा दबाव छोड़ रहा था। ब्री फ्रेडाल और फ्रेडाल कबीले के कुछ महत्वपूर्ण 100 सदस्य, जो हजारों कबीले के लोगों की मदद से एग्नेस बैरियर को तोड़ने में सक्षम थे, जिन्होंने एग्नेस, ब्रैंडन, आर्थर और नाइट को व्यस्त रखा था, सीधे एलेक्स की ओर दौड़े। हालांकि उन्होंने सुना था कि एलेक्स के पास एक टियर 2 था, लेकिन यहां वो 2 के साथ था और उन्हें एहसास हुआ कि उसके बारे में जानकारी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो बढ़ रहा था। हालांकि ये आश्चर्यजनक था कि उसके पास 2 टियर 2 गोलेम थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि वे इस तरह के दृश्य के लिए तैयार नहीं थे। ब्री फ्रेडाल ने लीजन की ओर एक क्रिस्टल कार्ड फेंका। हालांकि उन्होंने पहले टाइटन के लिए कार्ड तैयार किया था, लेकिन उन्हें लगा कि ज्ञात अभी भी अज्ञात से बेहतर है। जिस क्षण क्रिस्टल कार्ड लीजन के करीब पहुंचा, उन्होंने चिल्लाया, और मानो स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा उस समय उस पर प्रतिक्रिया कर रही थी। तत्वों का एक भंवर क्रिस्टल कार्ड से बाहर निकला, जिसने लीजन को ढक दिया और उसे एक बर्फ के डिब्बे में बंद कर दिया। हालांकि वो मरा नहीं था, लेकिन वो निश्चित रूप से जल्द ही वहां से बाहर नहीं निकल पा रहा था। फेलिक्स, 100 जादूगरों को लेकर उस बर्फीले गोलेम को बांध दो। उसे हमारे करीब आने या हमारी योजनाओं को बाधित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ब्री ने फ्रेडाल कबीले के प्रतिभाशाली कुलीनों में से एक को चिल्लाकर कहा, जो तुरंत मुख्य समूह से अलग हो गए और टाइटन को घेरने के लिए आगे बढ़े। जब एलेक्स ने देखा कि उसके पीछे लगभग 400 जादूगर आ रहे हैं, तो उन सबका मुख्य नेता ब्री फ्रेडाल कबीले का टियर एक जादूगर नेता था। ऐसा लगता है कि चूंकि मैंने लंबे समय से कोई कदम नहीं उठाया है, इसलिए मैं अब एक ऐसा व्यक्ति बन गया हूं जिसे तिरस्कृत किया जाता है और कमजोर के रूप में देखा जाता है, क्योंकि कुछ लोग वास्तव में मेरी ताकत को भूल गए हैं। मुझे बताएं कि क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि मैं कमजोर हूं? एलेक्स ने ब्री फ्रेडाल से पूछा कि आखिरकार किसने उसे घेर लिया है और उसे गॉर्डन कबीले के बाकी सदस्यों और उसके 2 गोलेम से अलग करने का रास्ता ढूंढ लिया है। कमजोर? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। कई लोग सोचते हैं कि आप कमजोर हैं, लेकिन मुझे पता है कि आपके टियर एक गोलेम भी इतने शक्तिशाली हैं कि अगर आप बचना चाहें तो आपको रोक सकते हैं। मुझे ऐसे मौके लेने में कोई दिलचस्पी नहीं है, ब्री ने कहा। हालांकि आप कहते हैं कि मैं कमजोर नहीं हूं, लेकिन फिर भी आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं और मुझे कम आंक रहे हैं, ये सोचकर कि मैं अपने गोलेम के बिना जीवित नहीं रह सकता। लेकिन पहली बात तो यह है कि गोलेम मेरी ताकत का हिस्सा है, क्योंकि मैं उन्हें नियंत्रित कर सकता हूं और मैंने उन्हें बनाया है। लेकिन अगर आप सचमुच सोचते हैं कि मेरे अनोखे गोलेम ही मुझे परिभाषित करते हैं, तो आप सचमुच मूर्ख होंगे। एलेक्स ने फिर से अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ कहा,
मुझे परवाह नहीं कि तुम क्या कहते हो एलेक्स, लेकिन आज वह दिन है जब तुम मरोगे। चाहे तुम कुछ भी कहो, कुछ भी तुम्हें नहीं बचा सकता। मैंने तुम्हें घेर लिया है और तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा, फ्रेडाल ने कहा, और एलेक्स जोर से हंसने लगा, जबकि उसने एक हाथ से अपना आधा चेहरा ढक लिया। बार बार मैं दूर रहने की पूरी कोशिश करता हूं, लेकिन कुछ बेवकूफ मुझे जाने नहीं देते, कुछ बेवकूफ मुझे रहने नहीं देते, ये सोचकर कि वे बहुत महान हैं। वे हमेशा मेरी हत्या करने की कोशिश करते रहते हैं। मेरा अपराध क्या है? मैं जीवन में अपने दूसरे अवसर में एक शांतिपूर्ण और खुशहाल जीवन जीना चाहता था, लेकिन आप सभी मुझे रहने नहीं देते। फिर मैं बस उस राक्षस की ओर मुड़ सकता हूं जिसे आप सभी चाहते हैं। एलेक्स ने अपना हाथ हड्डी वाले कटाना के मूठ से हटा लिया और अपना हाथ नीचे रक्त चांगदाओं की ओर ले गया, जो इस दौरान उसकी कमर पर स्थिर था। आज मैं नरसंहार करके ये दिखा दूंगा कि मेरा विरोध करने के बारे में सोचना भी कितना गलत है, एलेक्स ने लाल आंखों से कहा। एलेक्स गॉर्डन एक दुर्जय जादूगर है जिसके पास एक दुर्लभ और विस्मयकारी क्षमता है। पृथ्वी और अग्नि दोनों तत्वों के लिए एक दोहरा आकर्षण है, लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत से लोग इस तथ्य को भूल गए थे, क्योंकि उसने कभी भी सार्वजनिक रूप से अपने अग्नि तत्व का उपयोग नहीं किया था। वो युद्ध के लिए तैयार खड़ा था। उसकी उपस्थिति में वो शक्ति थी जो फ्रेडाल कबीले के लोगों ने पहले कभी नहीं देखी थी और जिसकी उन्हें उम्मीद भी नहीं थी। उसने अपनी मुट्ठी में रक्तलाल रंग का चांगदाव पकड़ रखा था। वो हथियार उसकी उग्र तात्विक शक्तियों के साथ गहराई से प्रतिध्वनित हो रहा था, क्योंकि वह जोर से गुनगुना रहा था। हवा में ज्वाला तत्व क्यों उतार चढ़ाव कर रहे हैं? मुझे लगता है कि ये एलेक्स की स्थिति की ओर आकर्षित हो रहा है। मुझे लगता है कि वह ज्वाला तत्व का उपयोग कर रहा है। फ्रेडाल परिवार के किसी व्यक्ति ने अच्छी अवलोकन क्षमता के साथ हवा में तत्वों के साथ समस्याओं का पता लगाने में शीघ्रता दिखाई। हालांकि मैं काफी आश्चर्यचकित हूं। मैंने सुना था कि आपके पास दोहरी आत्मीयता है, लेकिन ये मेरे दिमाग से निकल गया था क्योंकि आप अपने पृथ्वी तत्व के अलावा शायद ही किसी अन्य तत्व का उपयोग करते हैं। और एक अफवाह चल रही है कि आपका दूसरा तत्व आपके पृथ्वी तत्व से कमतर हो सकता है, लेकिन किसने सोचा होगा कि यह सब झूठ था? मुझे लगता है कि आपका ज्वाला तत्व आपके पृथ्वी तत्व से कमजोर नहीं है। आप हमेशा हर किसी के खिलाफ षड्यंत्र रचते रहते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि आप अग्नि तत्व का उपयोग करके मुझे या फ्रेडल कबीले को हरा पाएंगे? आप मजाक कर रहे होंगे। हम अग्नि तत्व के असली उत्तराधिकारी हैं, ब्री फ्रेडल ने एलेक्स का आत्मविश्वास हिलाने की कोशिश करते हुए कहा। जैसे ही उसने चांगदाओं को बाहर निकाला, लेकिन उसने ब्री को नजरअंदाज कर दिया। एक अलौकिक चमक ने ब्लेड को घेर लिया, जिससे उसकी जटिल नक्काशी के साथ आग की लपटें नाचने लगी। एलेक्स के चारों ओर का वातावरण एक खतरनाक गुण ग्रहण कर रहा था, मानो उसके हथियार के भयंकर और अडिग इरादे से ओतप्रोत हो। ऐसा लग रहा था मानो चांगदाओं में भी अपने शत्रुओं को परास्त करने की प्रबल और दृढ़ इच्छा शक्ति हो। जैसे ही एलेक्स गॉर्डन आगे बढ़ा, अग्नि जादूगरों के मंत्रों की गर्मी ने आसपास के वातावरण को अपनी चपेट में ले लिया, क्योंकि फ्रेडाल कबीला अब और जोखिम लेने के लिए तैयार नहीं था। वे सभी भागने लगे। आसपास के तापमान को बढ़ाने के लिए मंत्रों का प्रयोग करते हुए फ्रेडाल कबीले के अग्नि योद्धाओं को अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा था और उन्होंने उसकी ओर आग की बौछार छोड़ दी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि एलेक्स के पास एक विशेष आश्चर्य छिपा था। उसने एक अद्वितीय अग्नि प्रतिरोध विकसित कर लिया था, जिससे वह उसी स्तर के अग्नि मंत्रों के प्रति लगभग प्रतिरक्षित हो गया था। यह कुछ ऐसा था जिसे उसने बहुत पहले नोटिस किया था जब उसने अपने तत्व को जागृत किया था। और जब उसने अपने दादा को बताया तो उन्होंने कहा कि यह इस तथ्य से संबंधित हो सकता है कि उसके वंश का एक हिस्सा ब्लेज वंश का था। वे उस राज्य में लपटों के प्राचीन शासक कबीले थे जिसमें एलेक्स का कबीला रहता था। शांत भाव से एलेक्स की आंखें दृढ़ संकल्प से चमक उठीं जब उसने अग्नि जादू के अपने शस्त्रागार को खोलना शुरू किया। जैसे ही आग के गोले, अग्निकण और जलते हुए सांप उसकी ओर बढ़े, उसने अपनी लपटों से उनका मुकाबला किया तथा विशेषज्ञता के साथ उनमें हेरफेर किया।
शत्रुतापूर्ण मंत्रों की प्रत्येक लहर के साथ एलेक्स ने अपने स्वयं के अग्नि तत्वों का उपयोग किया। उन्हें अपने रक्त चांगदाओं के माध्यम से बहने वाली क्रिम्सन ऊर्जा के साथ मिलाया, जिससे एक घातक संयोजन बना। ज्वाला स्लैश, ज्वाला स्लैश, ज्वाला स्लैश। जैसे ही उसने अपना ब्लेड घुमाया, उसके पीछे आग की लपटें उठने लगी, जो उनके रास्ते में आने वाली हर चीज को जलाकर राख कर देती थी और उस पर भेजे गए सभी अग्नि जादू को रद्द कर देती थी। अग्नि जादूगर घटनाओं के इस अप्रत्याशित मोड़ से अचंभित हो गए। उन्होंने पाया कि वे एलेक्स के ब्लेड के साथ क्रूर हमले को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि उनके कबीले के कुछ सदस्य उसकी ज्वाला के वार के नीचे गिरने लगे हैं। वे यादृच्छिक लग सकते हैं, लेकिन प्रत्येक वार की शक्ति विस्फोटक और घातक थी, जो मांस के संपर्क में आने पर एक छोटा सा विस्फोट पैदा करती थी। जैसे जैसे एलेक्स की लपटें तेज होती गई, वो अराजकता के बीच से निकलता गया और तेजी से एक के बाद एक अग्नि जादूगरों को खत्म करता गया। वो घूम गया, उसकी चाल तरल और सुंदर थी, जिससे आग के तूफान उत्पन्न हुए जो युद्ध के मैदान में फैल गए। एक बार डराने वाली सेना को राख में बदल दिया, क्योंकि वे वहां गठन के आदी नहीं थे और उसे रोकने में सक्षम नहीं थे। अग्नि जादूगरों ने अपनी आसन्न हार को भांपते हुए एकजुट होने का प्रयास किया, एक अंतिम हताशापूर्ण हमला किया। उन्होंने अपनी अग्नि शक्तियों को एक विशाल नरक में केंद्रित किया, जिसका लक्ष्य सीधे एलेक्स था। लपटें उसकी ओर बढ़ रही थी, हर पल बड़ी और गर्म होती जा रही थी। पृथ्वी त्वचा। अडिग निश्चय के साथ एलेक्स ने अपनी रक्षा के लिए पृथ्वी को बुलाया, जिससे आग की लपटें बिना रुके उसके ऊपर से गुजर गई। इससे उसे चोट लगनी चाहिए, भले ही वो मरा ना हो। जैसे ही फ्रिडाल कबीला आराम करने वाला था, एलेक्स नरक से सुरक्षित बाहर आ गया, क्योंकि उसके शरीर से एक एक करके काले पत्थर गिरने लगे, जो ये दर्शा रहे थे कि उन्हें कितनी भीषण यातनाओं से गुजरना पड़ा था। एलेक्स वास्तव में आभारी था कि उसके पास अग्नि प्रतिरोध था, अन्यथा उसकी पृथ्वी की त्वचा भी उसे उस प्रकार के संयुक्त हमले से नहीं बचा सकती थी, जो उसके टियर एक प्रतिरोध से परे था। पृथ्वी की त्वचा की रक्षा को बनाए रखने के लिए उसने अंतिम क्षण में अपने लाल सैलामेंडर सेट को भी बुलाया था। सौभाग्य से वो बच गया था। जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसके चारों ओर एक ज्वलंत आभा फैल गई। उसका रक्त चांगदाओं कच्ची शक्ति के साथ धड़क रहा था। ये यहीं समाप्त होता है। एलेक्स की शक्ति और लचीलेपन का जबरदस्त प्रदर्शन देखकर अग्नि जादूगरों का संकल्प डगमगा गया, ज्वार बदल गया था और जीत धीरे धीरे एलेक्स की मुट्ठी में आ रही थी। हाइव क्वीन बाहर आओ। एलेक्स ने आखिरकार अपना आखिरी तुरुप का पत्ता जारी कर दिया, जो एस्टोनिया शहर में एक रहस्य था। हाइव क्वीन अपने अंतरिक्ष थैले से प्रकट हुई, जो पूरी तरह से मकड़ी के राक्षसी जानवर की तरह दिख रही थी। जब फ्रिडाल कबीले ने उसकी ओर देखा तो उन्होंने देखा कि पतले काले कवच से ढका एक दुर्जय प्रतिद्वंदी एक भयावह अनुग्रह के साथ उनकी ओर बढ़ रहा था। उसका ऊपरी शरीर निस्संदेह मानव जैसा था। उसकी पीठ पर लंबे काले बाल लहरा रहे थे और उसकी लाल लाल आंखें आदिम शक्ति से जल रही थी। अरे, वो एक और टियर 2 गोलेम छुपा रहा था। एक साधारण टियर एक जादूगर के पास इतने सारे टियर 2 गोलेम कैसे हो सकते हैं? उसकी क्षमता इतनी डरावनी है। ऐसे व्यक्ति को जीने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अगर वह टियर 2 जादूगर नहीं बनता है तो मुझे लगता है कि टियर 3 के जादूगर भी उसके मुकाबले में नहीं होंगे। ब्री फ्रिडाल ने सोचा, क्योंकि वह एलेक्स को मारने के लिए और भी दृढ़ था, अन्यथा उसके बाकी दिन भय में बीतेंगे। जैसे ही फ्रिडाल कबीले के जादूगर एलेक्स के पास पहुंचे, उसकी जान लेने का उनका इरादा हवा में साफ दिखाई दे रहा था और एलेक्स ने खुद को रोकने की जहमत नहीं उठाई। अब और नहीं, उसने कुल्हाड़ी दानव को छोड़ने के बारे में भी सोचा, लेकिन उसे लगा कि अब इससे कोई खास मदद नहीं मिलेगी। यह अभी भी टियर 2 गोलेम रैंक तक विकसित नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि द एराक्नॉइड हाइव क्वीन की चालाकी और बर्बरता की आभा के साथ उनके पास जादूगरों को तेजी से खत्म करने की उच्च संभावना थी।
एलेक्स के हाथ में रक्त चांगदाव एक अंधेरी ऊर्जा से चमक रहा है। ऐसा लगता है कि तलवार से पृथ्वी की आग और रक्त आभा को मिलाकर वह एक और विनाशकारी ऊर्जा को जन्म देने में सक्षम है। वह आगे बढ़ा। उसके प्रहारों में उसके रक्त जादू की शक्ति समाहित थी। मकड़ी जैसी हाइव क्वीन तेजी से उसके पीछे पीछे चली। उसकी 8 धारदार टांगे धुंधली रोशनी में अशुभ रूप से चमक रही थी। जैसे ही अग्नि तत्व के जादूगरों ने उनकी ओर उग्र मंत्रों का प्रयोग किया, एलेक्स ने अपनी चपलता और नए डार्क ब्लड क्यूई पर प्रभुत्व का उपयोग करके उनके हमलों को चकमा दिया और उन्हें विफल कर दिया। अपने चांगदाओं के प्रत्येक झटके के साथ वो हवा में लाल ऊर्जा की धाराएं भेजता था, जो अपने पीछे विनाश के निशान छोड़ती थी। हाइव क्वीन ने भी पीछे न रहते हुए युद्ध में अपना कौशल दिखाया। उसने अराजकता के बीच से कुशलतापूर्वक अपना रास्ता बनाया, जाल बुनकर जादूगरों को फंसाया, उन्हें अस्थायी रूप से स्थिर कर दिया और अपने कुछ मकड़ी के बच्चों को बुलाया। उसके मकड़ी के बच्चे इधर-उधर भाग रहे थे। युद्ध की तपिश में उनके छोटे छोटे रूप पहचान में नहीं आ रहे थे। सटीक प्रहार करते हुए उन्होंने जादूगरों के शरीर में अपने नुकीले दांत गड़ा दिए और उनके भीतर से मन निकाल लिया। कुछ मकड़ी के बच्चों ने स्वेच्छा से खुद को बलिदान कर दिया जब उन्हें लगा कि वे जादूगरों से नहीं निपट सकते। चुराए गए मैना के साथ विस्फोट कर दिया, जिससे व्यापक अराजकता फैल गई और इस प्रक्रिया में कई जादूगर घायल हो गए। इस तरह से एलेक्स और हाइव क्वीन की जोड़ी ने एक आसान टाइल मारने के लिए अराजकता पैदा कर दी। हाइव क्वीन का जहरीला थूक एक घातक हथियार बन गया, क्योंकि उसने जादूगरों पर सटीक रूप से जहर थूका। संक्षारक तरल ने उनके सुरक्षात्मक अवरोधों को जला दिया, जिससे वे एलेक्स के अथक हमलों के लिए कमजोर हो गए। उसने जहरीला जहर उगला, जिससे कोई भी जादूगर जहर खा सकता था जो उसके बहुत करीब आने की नासमझी करता। इसी बीच उसके 8 धारदार पैर इतनी तेजी से वार कर रहे थे कि उसका विशाल शरीर भी उसे चुनौती दे रहा था, मानो वह किसी धारदार दरांती की तरह हवा में वार कर रहा हो। इस तरह की कार्रवाई ने एलेक्स को वास्तव में उलझन में डाल दिया, क्योंकि उसने उसे इस तरह से लड़ते हुए कभी नहीं देखा था। उसे हमेशा ये विचार था कि वह टाइटन से कमजोर थी, लेकिन अभी उसे एहसास हुआ कि एक बड़े समूह की लड़ाई में उसका महत्व वास्तव में टाइटन से अधिक था। उन्हें रोको, उन्हें रैंकों को तोड़ने से रोको, तुम बेवकूफ हो। ब्री फ्रिडाल अंततः इसे और अधिक सहन नहीं कर सका और उसने अपने करीब खड़े कबीले के जादूगरों पर जोरदार प्रहार किया। उसने सोचा कि एलेक्स को मारना आसान होगा। उनके पास संख्या अधिक थी, यहां तक कि उन्हें लाभ भी था, लेकिन अब तक उन्होंने एक एक करके जादूगरों को खो दिया है। ये जादूगर फ्रिडाल कबीले के कुलीन थे जिन्हें विशेष रूप से उठाया गया था। उनकी मृत्यु ने उनके दिल को खून से लथपथ कर दिया। उसने हाइव क्वीन को अतिरिक्त जादूगरों के साथ बांधने की कोशिश की थी, जैसा उसने लीजन और टाइटन के साथ किया था, लेकिन उसे जल्द ही एहसास हो गया कि उसका निर्णय कितना मूर्खतापूर्ण था। न केवल उसने अपने कुछ मकड़ी के बच्चों को वापस बुला लिया था और खुद को उड़ा लिया था ताकि वो घेरे से बाहर निकल सके। वो भागते समय गला काटना कभी नहीं भूली और साथ ही अपने विषैले थूक को थपथपाती रही, जिससे ब्री के हताहतों की संख्या बहुत अधिक हो गई। वास्तव में उसके पास अभी भी लगभग 20 अंधे जादूगर थे। एलेक्स और हाइव क्वीन की जोड़ी ने एक जबरदस्त साझेदारी बनाई। उनका समन्वय निर्बाध था, क्योंकि उन्होंने फ्रिडाल जादूगरों के माध्यम से विनाश का एक घातक नृत्य किया। लेकिन जैसे जैसे युद्ध बढ़ता गया, फ्रिडाल जादूगरों की विशाल संख्या एक कठिन चुनौती साबित हुई। हालांकि हाइव क्वीन की चालाकी और युद्ध की प्रवृत्ति के साथ साथ एलेक्स की रक्त जादू पर महारत और तलवारबाजी की नई सीख ने उन्हें दुश्मनों की लहरों के बीच लगातार धकेल दिया। हाइव क्वीन के ब्लेड जैसे पैर अराजकता के बीच नाचते हुए जादूगरों पर घातक प्रहार कर रहे थे, जबकि एलेक्स के रक्त चांगदाओं उनके रैंकों को इतनी घातक कुशलता से चीर रहे थे कि एलेक्स भी ऐसा कर सकता था। हाइव क्वीन ने मकड़ी के आत्मविनाश के जितने आदेश दिए थे उसकी गिनती न करें। वो ठंडी थी और अपने उद्देश्यों के लिए कुछ भी कर सकती थी। हवा में जादू की चिंगारी और जले हुए मांस की गंध फैली हुई थी।
और पराजित प्रत्येक जादूगर उन दोनों के दृढ़ संकल्प को और बढ़ा रहा था। एलेक, अगर तुम में पर्याप्त साहस है तो रुको और मुझसे एक एक करके लड़ो, कायरता बंद करो। ब्री ने एलेक्स और हाइव क्वीन का पीछा किया, क्योंकि वे फ्रिडाल कबीले के बीच से होकर गुजर रहे थे, जिससे और अधिक अराजकता फैल गई। तुम बेवकूफ हो, मुझसे ज्यादा मर्दाना कोई नहीं है। तुम मुझे मारने के लिए पूरे 400 जादूगर लाए हो। अब तुम दावा कर रहे हो कि हमें एक साथ लड़ना चाहिए। चिंता मत करो, मैं अभी भी तुम्हें मार दूंगा, लेकिन अभी के लिए मैं धमकियां छोड़ सकता हूं। मुझे तुम्हारे कुलों को खत्म करना होगा। टियर 1 के प्रतिभाशाली जादूगरों की एक पीढ़ी। एलेक्स ने शाप दिया कि अब उसे अपनी छवि की परवाह नहीं है। वो पागल और क्रोधित था। उसका पूरा शरीर उसके और उसके द्वारा मारे गए लोगों के खून से रंगा हुआ था। फिर भी वह छत्ते की रानी के करीब चला गया। साथ मिलकर वे एकजुट होकर लड़े। उनकी गतिविधियां सहज और सामंजस्यपूर्ण थी। हाइव क्वीन के ब्लेड जैसे पैर हवा में चीरते हुए, हमलों को रोकते हुए और घातक सटीकता से वार करते हुए। एलेक्स का रक्त चांगदाओं उसकी गतिविधियों के साथ नृत्य कर रहा था। उनके संयुक्त हमले भयंकर और अथक थे। रानी के मकड़ी के बच्चे इस अराजक युद्ध में अमूल्य सहयोगी साबित हुए। जैसे ही उन्होंने जादूगरों से मान अवशोषित किया, नन्हे अर्चिन्स ने उसे अपनी मां को हस्तांतरित कर दिया ताकि वह लगातार ऐसे हमले करने के लिए पूरी तरह तैयार रहे। और बदले में उसने अपनी ऊर्जा को फिर से भरने और भी अधिक मकड़ी के बच्चों को बुलाने के लिए मन का इस्तेमाल किया। चुराई गई शक्ति से प्रभावित इन छोटे जीवों ने फ्रिडाल कबीले के अग्नि तत्व जादूगरों पर कहर बरपाया। विस्फोटक बल के साथ वे अपने लक्ष्य पर छलांग लगाते, उनकी खुली त्वचा पर चिपक जाते और उनकी जीवन शक्ति समाप्त कर देते। मकड़ी के जाले जादूगरों के लिए एक रक्षात्मक ढाल और एक जाल दोनों का काम कर रहे थे। अपनी स्पिनरेट्स की एक झटकी से हाइव क्वीन ने चिपचिपे रेशे छोड़े, जिससे जादूगर एक दमघोंटू आलिंगन में उलझ गए। जादूगरों को संघर्ष करना पड़ा। जालों ने उनकी गति धीमी कर दी और मन के निरंतर क्षय से उनका जादू कमजोर पड़ गया। इस अफरातफरी में हाइव क्वीन ने अपनी धारदार टांगों को घातक खंजरों की तरह चलाते हुए अपने फंसे हुए शिकारों को बेधते और चुभते हुए सटीकता से वार किया। एलेक्स हाइव क्वीन के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा था। उसका खूनी चांगदाव लाल स्टील की धुंध जैसा था। उसके वार सटीक और सोचे समझे थे। हर वार हवा में घातक इरादे से वार करता था। उसने दोबारा मंत्र पढ़ने की भी जहमत नहीं उठाई। उसने बस अपने सभी वारों में अपना मन भर दिया, अपने सभी हमलों को अपने जादू की शक्ति से संचालित करना। चांगदाओं के रक्त जादू ने उसकी रगों में दौड़ते हुए उसकी गति और शक्ति को बढ़ा दिया, जिससे वो कमजोर जादूगरों को तेजी से परास्त कर सका। साथ मिलकर उन्होंने विनाश का एक ऐसा तांडव रचा जिसकी संयुक्त शक्ति उनके शत्रुओं पर भारी पड़ गई। फ्रिडाल कबीले के अग्नि तत्व जादूगरों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी तथा परिस्थितियों को अपने पक्ष में करने के प्रयास में एक के बाद एक आग छोड़ते रहे। लेकिन हाइव क्वीन उनके हमलों से बचने में माहिर साबित हुई। वो अलौकिक चपलता के साथ उछलती कूदती थी। वो उनकी चाल का अनुमान लगा लेती थी। उसकी इंद्रियां उसकी मकड़ी जैसी प्रवृत्ति के कारण बढ़ जाती थी। उसके मकड़ी के बच्चे अथक रूप से अपना हमला जारी रखते थे, जादूगरों पर झपट्टा मारते थे और उनका बहुमूल्य मन चूसते थे तथा उनके जादुई भंडार को सूखा देते थे। हर गिरे हुए जादूगर के साथ परिस्थितियां उनके पक्ष में बदलती गई। एलेक्स और जायरा ने अथक संघर्ष किया। उनका दृढ़ संकल्प अटल रहा। उनके चारों ओर का युद्ध क्षेत्र अराजकता का मैदान बन गया। पराजित जादूगरों के शवों से अटा पड़ा था। इस घातक जोड़ी के सामने उनका अग्नि जादू बुझ गया। हाइव क्वीन इतनी चालाक थी कि वह कमजोर लोगों को रणनीतिक रूप से निशाना बनाती थी। उनकी कम होती जादुई क्षमताओं का फायदा उठाती थी। उसकी सटीकता बेजोड़ थी और उसके ब्लेड जैसे पैरों के हर वार के साथ एक और जादूगर उसकी नारकीय शक्ति के प्रभाव में आ जाता था। अंततः
अग्नि तत्व के जादूगरों का आक्रमण इतना कम हो गया कि उनके पास कोई भी खड़ा नहीं बचा। एलेक्स और जायरा इस विनाश के बीच खड़े थे। उनकी छाती परिश्रम से धड़क रही थी। ब्री फ्रिडाल और 50 जादूगरों की टीम ने एलेक को देखा, जो लगभग 10 मकड़ी के बच्चों के साथ हाइव क्वीन के पास खड़ा था, और वो लगभग पागल हो गया। वो इतना अपमानित कभी नहीं हुआ था। 400 जादूगरों की टीम के साथ वह 2 लोगों को नहीं रोक सकता था। उसके सिर की नसें फटने वाली थी। एलेक्स, बस मैं और तुम, चलो लड़ते हैं, मुझसे लड़ते हैं और इसे खत्म करते हैं, ब्री फ्रिडाल ने कहा, और एलेक्स मुस्कुराया। मुझे लग रहा था कि तुम बेशर्मी से मेरी कमजोर हालत का फायदा उठाने के लिए कुछ ऐसा मांगोगे, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए थोड़ा सा धन छोड़ा है। एक्स डेमन, अब शो का समय है। एलेक्स ने अंततः शीर्ष स्तर एक कुल्हाड़ी दानव को बुलाया और उस सिस्टम को खोला जिसे उसने म्यूट कर दिया था, और बिना देखे कुल्हाड़ी दानव को अपग्रेड करने के लिए कुछ चीजों को दबाया और चुना। जिस क्षण कुल्हाड़ी दानव को बुलाया गया, उसने तुरंत अपना विकास शुरू कर दिया, क्योंकि चमकदार सफेद रोशनी ने उसकी आकृति को ढक लिया। एलेक्स ने उसकी ओर देखा और कहा, अपने विकास कार्य को पूरा करने के बाद बचे हुए फ्रिडाल कबीले के जादूगरों को मारने में हाइव क्वीन की सहायता करना न भूलें। यदि वो उन्हें नियंत्रित करती है तो आपको उन्हें मारने के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। एलेक्स ने कुल्हाड़ी दानव के विकास को पूरा करने से पहले ही कुछ आदेशों की श्रृंखला छोड़ दी। उसने पहले ही हाइव क्वीन को मानसिक संदेश भेज दिया था कि वो बचे हुए फ्रिडाल कबीले के जादूगरों को दूर ले जाए, और जो लोग आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं थे, उसे अपने वेब के साथ दूर कर दिया जाना चाहिए। वह सभी फ्रिडाल टियर एक कबीले के लोगों को मारने के लिए दृढ़ था, और यह पूरा नहीं होगा यदि वह टियर एक जादूगरों के नेता ब्री को नहीं मारता। हालांकि अभी भी फ्रिडाल कबीले के बहुत सारे लोग थे। अपने गिरोह और अपने गोलेम को घेर लिया, लेकिन जब तक वह ब्री को मारने में सक्षम था, वो उनका मनोबल गिरा देगा और उन सभी को मारने में भी सहायता करेगा। लेकिन अभी के लिए वह चाहता था कि उसका गोलेम हाइव क्वीन नियंत्रित रहे, उन्हें एग्नेस के साथ, ताकि वे भागने में सक्षम ना हो। उसे ब्री फ्रिडाल से निपटने के लिए कुछ समय दे। तब तक उन सभी को धीरज की लड़ाई लड़नी होगी। जब उसे यकीन हो गया कि उसकी कमान सभी ने दर्ज कर ली है, तो उसने ब्री की ओर देखा। चलो अब ऐसा करते हैं, अब और कोई ध्यान भटकाना नहीं है। मैंने सुना है कि तुम हमेशा मेरे खिलाफ एक मुकाबला चाहते थे। मैं आज तुम्हें खुद को साबित करने का मौका देता हूं। इसे अंदर लाओ। अगर दूसरे लोग तुमसे डरते हैं, तो तुम्हें अब पता होना चाहिए कि मैं उनमें से नहीं हूं। ब्री फ्रिडाल ने गुस्से में चिल्लाया जैसे ही उसने खुद को तैयार किया। उसके बगल के सभी जादूगरों को एक या दूसरे युद्ध क्षेत्र में घसीटा गया है। यह स्पष्ट था कि यह एलेक्स की मुख्य योजना थी। विशाल युद्ध क्षेत्र के बीच हवा में तनाव व्याप्त हो गया, क्योंकि एलेक्स गॉर्डन की पृथ्वी और अग्नि तत्व ऊर्जा बढ़ गई और वो आगे बढ़ गया। उसका रक्तमुग्ध चांगदाव रक्त चंद्रमा की रोशनी में चमक रहा था, जो अभी भी उसके सिर के ऊपर लटका हुआ था। उसके चेहरे पर एक दृढ़ अभिव्यक्ति अंकित थी, क्योंकि वह मौत के इस भयंकर युद्ध में अपने प्रभुत्व का दावा करने का लक्ष्य रखता था। ब्री फ्रिडाल ने एलेक्स के उग्र आक्रमण का सीधा सामना किया। हाथ में 2 तलवारें लिए उसने एलेक्स के हमलों को आसानी से रोक दिया, उल्लेखनीय सटीकता और निपुणता का प्रदर्शन किया। ऐसा प्रदर्शन भोज में उसके प्रदर्शन को शर्मसार कर देगा, क्योंकि यह स्पष्ट था कि जब अन्य लोग आगे बढ़ रहे थे, वह जितना मजबूत था उतना ही बेकार भी नहीं था। वो एकमात्र ऐसा नेता था जो हार गया, और बाकी की तुलना में उसे अधिक नुकसान हुआ। इसलिए उन्होंने हमेशा अपनी क्षमताओं को बढ़ाने में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया, और इस स्तर तक पहुंचने के लिए अपने पिता द्वारा आयोजित नारकीय प्रशिक्षणों से गुजरे। ब्री के ब्लेडों पर आग की लपटें नाच रही थी, जो एलेक्स के तात्विक कौशल के अनुरूप वार कर रही थी। लेकिन एलेक्स कभी पीछे नहीं हटा। क्लैंग क्लैंग डांग बूम मम, उनका संघर्ष एक जटिल नृत्य था, टिमटिमाती लपटों और बचते हुए स्टील की एक सिम्फनी। आग के गोले संपीड़ित।
एलेक्स ने पृथ्वी और अग्नि दोनों पर अपनी महारत का प्रदर्शन किया तथा ब्री की ओर झुलसा देने वाली लपटों की लहरें छोड़ी। पत्थर के स्तंभ। जब एलेक्स ने ब्री की प्रहति को रोकने के लिए पत्थर के खंभे खड़े कर दिए तो उनके पैरों तले जमीन कांप उठी, लेकिन ब्री विचलित नहीं हुआ। उसने अद्वितीय चपलता के साथ हवा में छलांग लगाई और घूमकर एलेक्स के उग्र हमले को चकमा दिया। उनकी तीव्र तलवारबाजी ने एलेक्स की प्रत्येक चाल का मुकाबला किया। उनके ब्लेड विशुद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हुए टकराए। आगे बढ़ने की आवश्यकता महसूस करते हुए एलेक्स ने अचानक अपना तुरुप का पत्ता दिखाया, उसका हड्डी का कटाना जो अभी भी उसकी कमर पर बंधा हुआ था। एक ऐसा हथियार जिस पर उसने अचूक नियंत्रण के साथ महारत हासिल कर ली थी। नया ब्लेड खतरनाक ढंग से चमक रहा था जब एलेक्स ने उसे अभ्यास के साथ चलाया, जिससे द्वंद्व युद्ध में खतरे की एक और परत जुड़ गई। अपने हाथों में 2 ब्लेडों का उपयोग करते हुए एलेक्स ने एक कुशल समुराई की तरल सुंदरता का अनुकरण करते हुए तीव्र, सटीक हमलों की एक श्रृंखला को अंजाम दिया। ब्री ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, उसकी गति बेजोड़ थी, लेकिन यह स्पष्ट था कि एलेक्स के उन्नत हथियार ने उसे बढ़त दिला दी। जैसे जैसे लड़ाई तेज होती गई, ब्री लड़खड़ाने लगी। एलेक्स के अथक हमले के साथ तालमेल नहीं रख सकी। एलेक्स के उग्र हमले और अधिक शक्तिशाली होते गए। उसने अपने अंतर्निहित तात्विक क्षमताओं को अपने हमलों में शामिल कर लिया, जिससे उसके ब्लेड से लाल लौ की चमक निकलने लगी। अंतिम निर्णायक प्रहार में एलेक्स की हड्डी के कटाना का मूठ ब्री के माथे पर लगा, जिससे वो पीछे की ओर लड़खड़ा गया। इससे पहले कि चांगदाओ ने ब्री की सुरक्षा को चीर दिया, जिससे वो अशक्त हो गया। ब्री अभी तक अपने पैर भी नहीं जमा पाया था कि एलेक्स ने झपट्टा मारकर उसका गला काट दिया, जिससे उसका गला घुटने लगा और उसने अपनी दोहरी तलवारें गिराते हुए उसकी गर्दन पकड़ ली। मुझे 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 जीतना चाहिए था, ब्री ने दर्द में कहा। उसकी आंखों में एक बड़ा अनसुलझा गुस्सा और पछतावा था। क्या आपको लगता है कि आपके पास कभी मौका था? मैं सिर्फ आपके साथ निष्पक्ष लड़ाई करना चाहता था। क्यों न आप खुद को देखें और देखें कि आपने कितनी तैयारी की है। न केवल आपने एक अच्छा कवच पहना है, बल्कि आपके आंतरिक अंगों की रक्षा के लिए एक अच्छा आंतरिक कवच भी है। मुझे देखो, मैंने अभी तक अपने कवच का कोई भी सेट नहीं बुलाया है। मुझे यकीन है कि आप सभी जानते हैं कि मेरे पास एक आत्मा कवच है, और जो मैं अब देख रहा हूं उससे यह स्पष्ट है कि आप सभी वास्तव में मेरी असली शक्ति को नहीं जानते हैं, और न ही आप मेरे सबसे मजबूत रूप का सामना करने के लिए तैयार हैं। ये एक मजाक है। एलेक्स ने ब्री पर थूका। उसने आगे देखा। उसका मानस उतार चढ़ाव कर रहा था और उसकी हत्या की मंशा तीव्र थी। एलेक्स की अंतिम सांसों पर इस प्रकार की आभा देखकर ब्री को सचमुच लगा कि उन्होंने उसके सामने खड़े युवक की पूरी शक्ति को कम करके आका है। वो अनिच्छा से मर गया। एलेक्स ने अपने कबीले के वस्त्र पर लगे चांगदाओं को साफ किया और फिर उसे वापस म्यान में डाल दिया। उन सबको मार डालो। एलेक्स दहाड़ा और अपने गिरोह की मदद के लिए दौड़ा। उसकी चीख से फ्रेडाल कबीले के लोग जाग गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनका युवा मालिक फर्श पर मृत पड़ा है। उनकी आंखों का रंग उड़ गया है और उनका मनोबल धूमिल हो गया है। पीछे हटो। फेलिक्स फ्रेडाल, जो फ्रेडाल जादूगरों के बीच छिपा हुआ था, उसने तुरंत पीछे हटने का आदेश दिया जब उसने चीजों की स्थिति देखी। यह उनके लिए स्पष्ट था कि एलेक्स को मारने का उनका मिशन विफल हो गया था। यहां तक कि ब्री फ्रेडाल भी एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है जो जब चाहे तब टियर 2 जादूगर बन सकता था, लेकिन उसने इसे रोक रखा था ताकि वह इसमें भाग ले सके और एलेक्स को मारने पर कुछ पुरस्कार प्राप्त कर सके। वे भी एलेक्स के ब्लेड के नीचे गिर गए थे। अब उन्हें इस बात का अफसोस था कि उनके पास तेज दौड़ने के लिए अतिरिक्त पैर नहीं थे। दूसरी ओर टाइटन और फ्रेडाल कबीले के जादूगरों के बीच लड़ाई पहले ही चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुकी थी। यहां तक कि लीजन ने भी उसकी सहायता की थी। लीजन द्वारा उसके शरीर में सुधार किए जाने के कारण वह अभी भी अपने शरीर के बहुत से कार्यों का उपयोग नहीं कर पा रहा था, लेकिन वो इतना बेकार भी नहीं था कि वो टियर 1 के जादूगरों के एक समूह को हराने में सहायता न कर सके। बर्फ भूमि
जिस क्षण टाइटन ने जमीन पर कदम रखा, उनके चारों ओर का वातावरण विशाल ग्लेशियरों से घिर गया। फ्रिडाल कबीले के जादूगर केवल देख सकते थे कि टाइटन ने अपनी विशाल गदा को कैसे उठाया, युद्ध के लिए तैयार, जबकि ठंडी हवा ने उन्हें मारा जिससे उनकी हड्डियों तक गहरी ठंड महसूस हुई। वे केवल अपने शरीर के अंदर अग्नि तत्व मन को प्रवाहित करके इस भावना को कम करने में सक्षम थे। टाइटन के बगल में नव उन्नत यांत्रिक साइबोर्ग गोलेम लीजन ने अपने लेजर भाले को सक्रिय किया और अपने कंधे के तोपों को फ्रिडाल कबीले के जादूगरों पर निशाना बनाया जो उन्हें घेर रहे थे। जैसे ही जादूगर निकट आए, जलती हुई लपटों की धाराएं फेंकते हुए और आग के गोले फेंकते हुए, टाइटन ने अपने विशाल शरीर के रूप में उन दोनों की रक्षा के लिए अपने सामने अपनी विशाल बर्फ की ढाल को तैनात किया। प्रोटेक्टेड लीजन जो पीछे था, अग्नि मंत्र की तीव्र गर्मी उसकी ढाल की बर्फीली सतह से टकराई, जिससे भाप और अंधकार पैदा हो गया। लेकिन टाइटन की ढाल मजबूत बनी रही तथा उसने उसे और लीजन को आगे बढ़ने से बचाए रखा। लीजन तेजी से आगे बढ़ा, उसके यांत्रिक अंग घूमते और गुनगुनाते हुए जलते हुए प्रक्षेपास्त्रों से कुशलतापूर्वक बच रहे थे। उसने लेजर किरणों और ब्लेजरों की बौछार छोड़ी, आग के हमले को चीरते हुए जादूगरों को उड़ा दिया और उनके शरीर को छेद दिया। फ्रिडाल जादूगरों को दर्द से रुलाते हुए वहां से लाया गया दर्द मांस को छेदता था, लेकिन लेजर कुछ ऐसा था जिससे वे संबंधित नहीं हो सकते थे। जादूगरों ने अराजकता के बीच अपना संतुलन बनाए रखने की पूरी कोशिश की। इस बीच अपने बर्फीले कवच में लिपटे हुए टाइटन ने अपनी भव्य गदा को लहराते हुए उपहास किया। प्रत्येक प्रहार ने उसके द्वारा बनाए गए जमे हुए परिदृश्य में प्रतिध्वनि पैदा की। फ्रिडाल कबीले के जादूगरों के पैरों के नीचे जमीन फट गई, जिससे उनकी गतिविधियां बाधित हो गई। जादूगरों को अपना संतुलन बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ा। उनकी लपटें टिमटिमा रही थी और लड़खड़ा रही थी। टाइटन ने पहली बार बर्फ पर अपनी महारत का पूरी तरह से प्रदर्शन किया और एक शक्तिशाली बर्फीला तूफान बुलाया जो युद्ध के मैदान में फैल गया। बर्फ के टुकड़े हवा में नाच रहे थे, आग की लपटें जमा रहे थे और जमीन बर्फ से ढक रही थी। फ्रिडाल कबीले के जादूगर फिसलते जा रहे थे, उनके मंत्र लड़खड़ा रहे थे क्योंकि वे अपना पैर जमाने की कोशिश कर रहे थे। उन पर आग के गोले भेजे और बर्फ गोलेम मंत्र को बाधित करें। फ्रिडाल के शांत जादूगरों में से एक ने कहा और उन्होंने उनकी ओर ज्वाला की एक और लहर भेजी, लेकिन टाइटन की विशाल ढाल ने रास्ता रोक दिया। लेकिन कुछ नहीं हुआ, लेकिन वे अभी भी टाइटन के उत्पीड़न की लहर से बचने में सक्षम थे। लेकिन इसने टाइटन को नहीं रोका, क्योंकि मंत्रों का प्रयोग करना उसकी विशेषता नहीं थी। उसने अपनी गदा को बर्फीली जमीन पर घुमाया और अपनी गदा के प्रत्येक वार के साथ वह जमीन से बर्फीले कांटे उछालता था, जिससे फ्रिडाल कबीले के जादूगर घायल हो जाते थे, जो अभी भी उस पर आग के गोले फेंक रहे थे। उनके दर्द की चीखें हवा में गूंज रही थी। जब वे लड़खड़ा रहे थे और महत्वपूर्ण स्थानों पर छुरा घोंपने के बाद मर रहे थे, टाइटन की तात्विक शक्ति से पराजित होने के बाद वे उसकी महारत से चकित हो गए। उसकी शक्ति और जंगली स्वभाव से डरने के अलावा कुछ नहीं कर सके। हालांकि सभी जादूगरों को वश में नहीं किया गया था। कुछ ने शक्तिशाली अग्नि मंत्रों का प्रयोग किया, जो टाइटन और लीजन पर बरस पड़े। अटूट दृढ़ संकल्प के साथ लीजन ने अपनी फुर्तीली चपलता का उपयोग करके अग्नि बोल्टों को चकमा दिया और विक्षेपित किया, जिससे स्वयं और टाइटन दोनों को नुकसान से बचाया जा सका। खतरे को भांपते हुए टाइटन ने अपनी बर्फीली शक्तियों का उपयोग करके एक विशाल बर्फ की दीवार बना दी, जिससे उन्हें लगातार हो रही आग के हमले से बचाया जा सके। दीवार ने आग की लपटों को अवशोषित कर लिया तथा उन्हें भाप के हानिरहित विस्फोटों में बदल दिया। टाइटन और लीजन सुरक्षात्मक अवरोध के पीछे से सुरक्षित बाहर आ गए और लड़ाई जारी रखने के लिए तैयार हो गए। नए दृढ़ संकल्प के साथ टाइटन आगे बढ़ा। उसकी गदा हवा में घूम रही थी और हवा को चीर रही थी। उसने अपने नीचे की जमीन को तोड़ दिया, बर्फ के टुकड़े उड़ गए और धरती में दरारें पैदा हो गई।
फ्रिडाल कबीले के जादूगर अब भ्रमित और घायल हो गए थे। उन्होंने खुद को एक स्पष्ट नुकसान में पाया क्योंकि वे टाइटन से भिड़ गए। वो बस उनके बीच से भाग गया। लाल रक्त जमीन पर फैल गया क्योंकि वो अपने विशाल जादूगरों के साथ सिर फोड़ते हुए उनके बीच से भाग गया। उनमें से कुछ तो ये भी सोच रहे थे कि इतनी बड़ी गदा के साथ उसकी आक्रमण गति इतनी तेज कैसे हो सकती है। लीजन ने अपनी गति और सटीकता का उपयोग करते हुए अपने लेजर भाले से शेष जादूगरों पर निशाना साधा। अपने ब्लास्टर्स को पीछे की ओर जूम करते हुए उसने तेजी से दूरी कम कर ली। उसने घातक सटीकता के साथ प्रहार किया। जादूगरों ने जवाबी हमला करने का प्रयास किया, लेकिन प्रत्येक गुजरते क्षण के साथ उनके मंत्र कमजोर होते गए। टाइटन के लगातार बर्फीले हमलों और लीजन के लगातार तीव्र हमले के कारण उन्हें अपना बचाव करने में कठिनाई हो रही थी। जैसे जैसे युद्ध शुरू हुआ, टाइटन और लीजन ने अपना अथक हमला जारी रखा। टाइटन ने भयंकर बर्फानी तूफान बुलाया जो युद्ध के मैदान में आया, जिससे जादूगर वहीं जम गए, जबकि लीजन की लेजर किरणें और ब्लेजर जमी हुई हवा को चीरते हुए अपने लक्ष्यों को अचूक सटीकता से भेद रहे थे। गर्भवती हैं। आपके शरीर की लगभग हर प्रणाली में बदलाव आते हैं। है भारत के सबसे बड़े शहरों की सूची। ब्रिजेट बार्डोट अब कहाँ है? टाइटन अपने बर्फ तत्वों पर पूर्ण नियंत्रण का अभ्यास करने के लिए फ्रिडाल कबीले के टियर एक जादूगरों का उपयोग कर रहा था। धीरे धीरे फ्रिडाल कबीले के जादूगरों को अपने प्रयासों की निरर्थकता का एहसास होने लगा और वे पीछे हटने लगे। जो अभी भी खड़े रह सकते थे, वे अपने गिरे हुए साथियों की मदद के लिए दौड़ पड़े और उन्हें युद्ध भूमि से लंगड़ाते हुए भागने में मदद की। न केवल 2 गोलेमों का सामना करने वाले जादूगरों ने पीछे हटना शुरू कर दिया है, बल्कि युद्ध के मैदान में लगभग सभी फ्रिडाल कबीले ने पीछे हटना शुरू कर दिया है। और चाहे उनका पीछा कैसे भी किया गया हो, ऐसा लगता है कि वे सभी एक बैकअप योजना के साथ आए थे। और जब वे पीछा करने वाले दल से दूर होते तो उनमें से कोई एक ताबीज को कुचल देता, जिससे अंतरिक्ष का द्वार खुल जाता, जो उन सभी को निगल लेता और उन्हें गायब कर देता। उनकी इस गतिविधि ने गॉर्डन के जादूगरों को चौंका दिया, लेकिन जल्द ही उनका ध्यान एक अन्य स्थान की ओर गया, क्योंकि एस्टोनिया शहर के ऊपर उन्हें 2 अलग अलग आभाएं उठती हुई महसूस हो रही थी। आप जितना चाहे कोशिश कर लें, मेरे कुलों के सभी सदस्य पहले ही चले गए हैं। क्या आप मुझे इतना मूर्ख समझते हैं कि जैसे ही मैंने आपके कुल पर हमला करने का फैसला किया, मैं अपने कुल के लोगों को इस शहर में रहने की अनुमति दे दूंगा? मैं केवल यह सुनिश्चित करने के लिए पीछे रुका था कि वे सभी सुरक्षित रूप से पीछे हट जाएं। फ्रिडाल के कुलपति ने हंसने के बाद जवाब दिया। गॉर्डन के कुलपति का चेहरा गुस्से से मुड़ गया। वो अपनी मानसिकता का उपयोग लड़ाई को देखने के लिए कर रहा था, और जिस क्षण उसकी आध्यात्मिक भावना ने उसे अपने कबीले पर हमला होने की छवि भेजी, वो गुस्से में और अकेले कबीले से बाहर निकल गया। लेकिन उसने महसूस किया कि पूरे शहर को सील कर दिया गया था, और सील को तोड़ने में अभी भी लगभग 27 मिनट लगेंगे। इसलिए उसने फ्रिडाल कबीले पर हमला करने का फैसला किया, क्योंकि उनके कबीले में अपने ही कबीले को धोखा देने की हिम्मत थी। वह भी वैसा ही करेगा। तुम्हें लगता है कि तुम इस बूढ़े आदमी के गुस्से को रोकने के लायक हो? गॉर्डन कबीले के कुलपति का शरीर गुस्से से कांप उठा। क्यों नहीं? फ्रिडाल कबीले के कुलपति ने कहा, और उसके सिर के ऊपर एक जलते हुए लकड़बग्घे की छवि प्रकट हुई। हालांकि ये गॉर्डन के कुलपति के पीछे काले गोलेम से छोटी थी, लेकिन यह अभी भी मानसिक शक्ति का प्रकटीकरण था, जो केवल तब होता है जब कोई उच्च पद पर आसीन होता है। मैं देख रहा हूं कि आपने टियर 7 मैच दायरे में कदम रखा है, और इसीलिए आप इतने घमंडी हैं। अब मैं वास्तव में जानना चाहता हूं कि इस योजना के पीछे मास्टरमाइंड कौन है, क्योंकि मुझे यकीन है कि मेरे कबीले को आपके साथ कोई शिकायत नहीं है, और इस तथ्य के लिए कि वे आपको टियर 7 मैच दायरे में धकेलने में सक्षम थे, यह दर्शाता है कि उन्होंने इस हत्या में कितना निवेश किया है। इसलिए मुझे बताएं कि कौन जिम्मेदार है। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ भी बता दूंगी तो आप न केवल बूढ़े हैं बल्कि मूर्ख भी हैं। फ्रिडाल पैट्रियार्क लड़ाई की मुद्रा में आ गया। हंसी,
तो मैं तुम्हें मार डालूंगा ताकि तुम्हें भेजने वालों को चेतावनी दे सकूं कि गॉर्डन कबीले के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ नहीं किया जा सकता, चाहे वो किसी भी पद पर क्यों न हो। गॉर्डन के कुलपति ने कहा कि जैसे ही वो हवा को चीरता हुआ फ्रिडाल कुलपति की ओर बढ़ा, शून्य हिलने लगा और अंतरिक्ष में दरार पड़ गई, क्योंकि उसके विस्फोट से गुरुत्वाकर्षण प्रभावित हो रहा था। गॉर्डन कबीले के कुलपति के साथ कुछ मिनटों की लड़ाई के बाद ज्वलंत लकड़बग्घे की मानसिक छवि पहले से ही काफी धुंधली हो गई थी, जबकि काला गोलेम अभी भी हवा में मजबूती से खड़ा था। उसकी लाल आंखें पहले से कहीं अधिक चमकदार थी और उसके होठों पर एक दुष्ट मुस्कान थी। ज्वलंत लकड़बग्घे के शरीर के छोटे छोटे कण विघटित होकर काले गोलेम के शरीर में विलीन हो रहे थे। इस बीच फ्रिडाल कबीले के मुखिया के चेहरे पर गंभीरता थी। उसके मुंह के किनारे से खून टपक रहा था और उसका बायां हाथ पूरी तरह से फटा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी राक्षसी जानवर ने अपने नुकीले दांत से उसका पूरा हाथ नोच लिया हो। पीले चेहरे के साथ बूढ़े आदमी ने गॉर्डन के कुलपति की ओर देखा, जो पूरी तरह से ठीक लग रहे थे, जैसे कि उन्होंने किसी से लड़ाई भी नहीं की हो। ये बकवास है, खून थूकता है। उन्होंने कहा कि आप मेरी तरह एक नए उन्नत टियर 7 जादूगर हैं और आपका मौलिक और मानसिक नियंत्रण इन कुछ महीनों में मजबूत नहीं होना चाहिए था, और कुछ मिनटों तक तुम्हें रोक पाना कोई बड़ी चुनौती नहीं होगी। लेकिन ऐसा लगता है कि जांच विभाग के लोग बिल्कुल बेकार हैं। आप उस नए अपग्रेड किए गए टियर 7 जादूगर से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं, जो अभी कुछ समय पहले ही टूट कर आया है, फ्रिडाल के कुलपति ने कहा, और उसने और अधिक रक्त थूका। गॉर्डन के कुलपति ने अपने दोनों हाथ पीछे कर रखे थे। उनका ध्यान अभी भी उस मुहर पर था जो पूरे शहर को ढक रही थी। क्या मैं इतना कमजोर हूं कि आपको अपना ध्यान कहीं और लगाने की जरूरत महसूस हो रही है? फ्रिडाल कुलपति गॉर्डन कुलपति से पहले ही अपनी कमजोरी पर क्रोधित थे, भले ही वे एक ही पद के थे, लेकिन अब वो गॉर्डन के कुलपति पर सचमुच क्रोधित था, क्योंकि उसके आने के बाद से ही उसने उसके प्रति तिरस्कार दिखाया था। वो गॉर्डन के कुलपति की ओर दौड़ा और उसने अपने हाथ से एक ऊर्जा पंजा बनाया जिससे उनके नीचे अग्नि तत्व घूम रहे थे। लेकिन इससे पहले कि वह करीब पहुंच पाता, उसने एक शक्तिशाली हथियार से हमला किया। उसके सामने रहस्यमय ढंग से एक पृथ्वी ढाल प्रकट हुई और उसने अपना दाहिना हाथ उस पर पटक दिया, जिससे वह टूट गई। आह! उसकी तीखी चीख सुनी जा सकती थी, क्योंकि उसने चोट को ठीक करने के लिए अपने मन को उसके हाथ में भेजने की कोशिश की थी। पृथ्वी ढाल में बहुत अच्छी रक्षा थी, लेकिन एक मजबूत पलटाव बल भी था। मैं नहीं जानता कि मेरे परिवार पर हमला करने के पीछे तुम्हारे पीछे वालों के क्या इरादे हैं, लेकिन तुम बहुत मूर्ख हो जो ये सोचते हो कि तुम्हारे कबीले के लोगों द्वारा मेरे परिवार पर हमला करने के बाद तुम मुझसे कभी बचकर निकल सकते हो। मैं देख सकता हूं कि आपके पीछे वालों ने बहुत अच्छी योजना बनाई है, यहां तक कि उन्हें अंतरिक्ष पत्थर भी दिए गए हैं। मुझे एक बात बताइए, क्या आपके पास भी कोई है? गॉर्डन के कुलपति ने अंततः अपना ध्यान फ्रिडाल के कुलपति की ओर लौटाया, जब उन्हें एहसास हुआ कि शहर को ढकने वाली सील टूट रही है और जल्द ही टूट जाएगी। उनके कहे शब्दों से फ्रिडाल पैट्रियार्क का शरीर असहज रूप से कांप उठा। ओह, ऐसा लगता है कि मैंने एक नाजुक जगह पर चोट कर दी है। मैं वास्तव में जानना चाहता हूं कि जब मैं इसे सक्रिय करता हूं तो उस पत्थर का ये अंतरिक्ष संचरण कहां जाता है। जिस क्षण मैंने आपको रोकने के लिए सहमति व्यक्त की, मैंने पहले से ही मेरे मरने की स्थिति में प्रतिकार के उपाय कर लिए थे। आप अंतरिक्ष पत्थर प्राप्त करने के बारे में भूल सकते हैं, क्योंकि केवल मेरी आभा ही इसके लिए पंजीकृत है। इसका उपयोग करने वाला कोई अन्य व्यक्ति केवल इसे चकनाचूर कर देगा। ओह, क्या ऐसा है? कितने दुख की बात है। अपनी ठुड्डी को छूते हुए मुझे लगता है कि मैं तुम्हें यही रख सकता हूं। एक कैदी की तरह रहो। देखते हैं कि तुम्हारा वो षड्यंत्रकारी बच्चा तुम्हें बचाने के लिए आता है या अपने बड़े खेल में तुम्हें मुहरे की तरह फेंक देता है। कुलपति ने निराश होकर कहा कि उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसके सामने एक विशाल पृथ्वी का हाथ प्रकट हुआ और फ्रिडाल कुलपति को जकड़ लिया तथा उसकी गतिविधियों को रोक दिया, और चाहे उसने कितना भी संघर्ष किया हो,
वो खुद को मुक्त नहीं कर पाया। फ्रेडाल कबीले को आश्चर्य हुआ कि गॉर्डन कुलपति उसके कबीले के बारे में बहुत कुछ जानता था, लेकिन वह मौका मिलने पर खुद को मारने की योजना बना रहा था, क्योंकि वो खुद को गॉर्डन कबीले के साथ नहीं रहने दे सकता था। उन्हें लगा कि वे लोग शायद उन्हें अपने बेटे के साथ सौदेबाजी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जॉर्ज गॉर्डन को रोकने के लिए पीछे रहने के मिशन को स्वीकार करने से पहले उन्होंने अपने बेटे को अस्थायी कुलपति बना दिया था, क्योंकि उन्हें लगा कि उन्हें सबसे बुरे के लिए तैयार रहना होगा। और उन्होंने पुष्टि की थी कि ये आशंकाएं निराधार नहीं थी। कुलपति को यह आभास हो गया था कि किसी भी क्षण अवरोध टूट जाएगा। जब उन्होंने कुछ परिचित आभा को अपनी ओर उड़ते देखा तो उन्होंने दूसरी ओर देखा, लेकिन सबसे आगे उनके कबीले के लोग थे। उन्होंने फ्रेडाल कबीले के कुलपति को घेर लिया। उसे मेरे लिए पकड़ो, उसने कहा और आगे बढ़ गया। चौथे बुजुर्ग को जल्दी से हवा में कुछ हाथ की मुहर बनाने और उन्हें पृथ्वी के तत्वों से बने बड़े हाथ में भेजने के लिए छोड़ दिया, जिससे वो उसके बगल में तैरने और उड़ने लगे। ग्रैंड पैट्रियार्क ने आह भरी जब उसने कुलपति को इस तरह देखा। कितना समय हो गया है जब से वह आखिरी बार पूरी तरह से अपने ठंडे पक्ष में बदल गया था? चौथे एल्डर ने पूछा, क्योंकि उसने कुलपति की आवाज में ठंडक महसूस की और उसे यकीन था कि ये कुलपति के अंदर का दूसरा व्यक्तित्व था जो कुछ क्षण पहले उनसे बात कर रहा था। बहुत लंबा समय हो गया है। उसे टियर 8 मैच दायरे तक भी पहुंच जाना चाहिए था यदि उसने जेमिनी स्टार चार्ट का उपयोग करके एक ही समय में दोनों व्यक्तित्वों को विकसित करने की अनुमति दी होती। लेकिन वह ठंडे पक्ष को नियंत्रित कर रहा था, क्योंकि वह सोचता है कि इस तरह से विकसित करने से वह एक भावनाहीन और ठंडे कुलपति में बदल जाएगा। वह केवल अपने पोते के कारण ही टिके हुए थे। अब उन्हें लगा कि उनके पोते का जीवन खतरे में है। वह जाने दे रहे हैं और अपने ठंडे व्यक्तित्व को हावी होने दे रहे हैं। मैं बस यही प्रार्थना करता हूं कि इस बार वो अपनी सीमा से बाहर कुछ न करे। बहुत समय हो गया है उसे इतना क्रोधित होते हुए, बड़े बुजुर्ग ने उदास चेहरे के साथ कहा। गॉर्डन कबीले के जादूगर पीछे हटें। जेड। तीसरे बुजुर्ग ने पीछे हटने का आदेश देने में संकोच नहीं किया। जैसे ही उन दो जादूगरों की आभा लीक हुई जिन्होंने उन पर घात लगाया था, सामान्य स्थिति में वो भागने लगे होते। यदि वह चाहते तो भी वह आश्वस्त थे। कोई भी उसे पकड़ नहीं सकता था। लेकिन अब उसके पास बड़ा सामान था और वह गॉर्डन कबीले के जूनियर थे। ड्रेको ने तीसरे एल्डर की अभिव्यक्ति देखी और सहायता करने के लिए जाना चाहता था, लेकिन तीसरे एल्डर की ठंडी आवाज उसके दिमाग में गूंज रही थी। हे भगवान, तुम अभी भी यहां क्यों हो? जाओ और पीछे हटो। हमारे कबीले के लोगों को यहां चींटियों की तरह नहीं मरना चाहिए। वे केवल युद्ध के मैदान में उचित चुनौतियों के साथ मरेंगे। मैं उन्हें वापस पकड़ लूंगा, उन्हें वापस शहर ले जाऊंगा। अवरोध टूटने वाला है। ड्रेको की आंखें उस समय भारी थी। तीसरे बुजुर्ग की बातें सुनने के बाद उसे एहसास हुआ कि वह एक बोझ था और केवल रास्ते में आएगा, और उसने पीछे हटते समय कबीले के जादूगरों की रक्षा करने का फैसला किया। ड्रेको की आंखें उस समय भारी थी। तीसरे बुजुर्ग की बातें सुनने के बाद उसे एहसास हुआ कि वह एक बोझ था और केवल रास्ते में आएगा, और उसने पीछे हटते समय कबीले के जादूगरों की रक्षा करने का फैसला किया। गॉर्डन कबीले के तीसरे बुजुर्ग ने खुद को दो कुशल जादूगरों, टियर 8 जादूगरों के बीच घिरा पाया। हवा में तनाव फैल गया, क्योंकि उनमें से एक जानवर को काबू करने वाला निकला और उसने दो बिल्ली जैसे राक्षसी जानवरों को आदेश दिया। उनकी आंखें द्वेष से चमक रही थी। दूसरा जादूगर, एक ऐसा गुरु जिसके चारों ओर तलवार की क्यूई घूम रही थी और जो अपनी आभा को जांच से बचा रही थी, क्योंकि उसकी क्यूई गुनगुना रही थी और वो खुद को एक अथक हमले के लिए तैयार कर रहा था। तीसरा एल्डर अभी भी अपने मजबूत सुनहरे कवच में सिर से पैर तक ढका हुआ था, जो उसके गोल्डन गोलेम से रूपांतरित था। वह जमीन पर उतरते समय लंबा और अडिग खड़ा था। वह स्पष्ट था और पृथ्वी के करीब होने का थोड़ा फायदा था। चूंकि वह कमजोर था, इसलिए वो हवा में लड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि इससे वह तुरंत ही नुकसानदेह स्थिति में आ जाता। अपने नागिनाता को कसकर पकड़ते हुए
उसने अपने मन को पृथ्वी और धातु तत्वों में हवा में प्रवाहित किया ताकि वह अपने कुल के लोगों की रक्षा कर सके जो अभी भी उसके पीछे पीछे आ रहे थे। पहला बिल्ली जैसा राक्षसी जानवर उसकी ओर झपटा और उसने तेजी से उसके पंजों को चकमा दिया। अपनी अद्भुत चपलता का उपयोग करते हुए उसने पृथ्वी मंत्र से जमीन की लहर को नियंत्रित किया। अपने हाथ की एक लहर से उसने पृथ्वी की शक्ति का आह्वान किया, जिससे जमीन से दांतेदार चट्टानें उभर आई, जिससे प्राणी का मार्ग अवरुद्ध हो गया। तेजी से प्रतिक्रिया करते हुए तीसरे एल्डर ने अपने नागिनाटा में धातु तत्व मिला दिया, जिससे उसका वजन और ताकत बढ़ गई। एक भयंकर प्रहार से उसने दूसरे जानवर के हमले को विफल कर दिया तथा हथियार की पहुंच का अपने लाभ के लिए उपयोग किया। बिजली की तरह तेजी से तीसरे बुजुर्ग ने अपना ध्यान तलवार क्यूई चलाने वाले जादूगर पर केंद्रित किया। उन्होंने मंत्रमुग्ध कर देने वाले तेज हमलों को टाल दिया। उनके सुनहरे कवच प्रत्येक आंदोलन के साथ टकरा रहे थे, क्योंकि उनका खून 2 टियर 8 जादूगरों का सामना करने से मिले सभी गहरे घावों से रिसना शुरू हो गया था। केवल अवशिष्ट हमले ही उन्हें गंभीर रूप से घायल कर रहे थे, और यही कारण है कि वह उनके हमलों को रोकने या उनसे बचने पर अड़े हुए थे। वह पहले से ही बहुत दबाव में था। तुम मर क्यों नहीं जाते? मुझे समझ नहीं आ रहा कि एक टियर 6 में इतनी जीवन शक्ति कैसे हो सकती है। आह! तलवार क्यूई हत्यारे ने दहाड़ते हुए तीसरे एल्डर पर क्यूई ब्लेड की और अधिक लहरें भेजी। तीसरे बुजुर्ग ने अपने नीचे की धरती को पुकारते हुए अपना हाथ जमीन पर पटका, जिससे हमलावर की प्रहति को रोकने के लिए ठोस चट्टान की एक दीवार बन गई। इस अवसर का लाभ उठाते हुए बुजुर्ग ने अपनी नागिनाता को धातु की एक स्पंदित ढाल में बंद कर दिया, जिससे उसकी शक्ति बढ़ गई। स्विश! एक शक्तिशाली झटके के साथ एल्डर ने अपने हथियार को जादूगर की तलवार से टकराया, क्योंकि उसने अपनी एक तलवार क्यूई को चलाया और तीसरे एल्डर को खुद मारने की योजना बनाई। टकराना! युद्ध के मैदान में संघर्ष की गूंज सुनाई दी। उनके हथियारों के टकराने पर चिंगारियां उड़ी। प्रभाव की विशुद्ध शक्ति से हवा में एक आघात तरंग उत्पन्न हुई, लेकिन तीसरे बुजुर्ग ने फिर भी तरंगों को नियंत्रित करने के लिए अपने गुरुत्वाकर्षण का उपयोग किया और यह सुनिश्चित किया कि यह दूर तक न जाए, क्योंकि उनके कबीले के लोग अभी भी युद्ध की सीमा से बाहर नहीं थे। तीसरे एल्डर की युद्ध कुशलता ने उसे अपनी स्थिति बनाए रखने में सक्षम बनाया। उसने अपनी पृथ्वी और धातु तत्वों की ताकत का लाभ उठाकर जादूगर के लगातार तलवार के हमलों को विफल कर दिया, लेकिन उसके हाथ पहले से ही मजबूत हमलों से सुन्न होने के कारण कांप रहे थे और उसने बहुत सारा खून खो दिया था। उसके शरीर पर पहले से ही हड्डियों तक गहरे घाव थे। वह केवल इसलिए टिके रह पाए क्योंकि उनके पास अपने कुल के लोगों की रक्षा करने की दृढ़ इच्छा शक्ति थी और उनकी नींव मजबूत थी। उसने अपने मुंह से खून थूक दिया क्योंकि उसे खुद को रोक पाना मुश्किल हो रहा था। उसके आंतरिक अंग उसके साथ युद्ध कर रहे थे। तीसरे बुजुर्ग के बहादुर प्रयासों के बावजूद अपने कुल के लोगों की रक्षा करना अन्य सभी चीजों से अधिक महत्वपूर्ण था। मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। एक ठंडी आवाज शून्य को तोड़ती हुई उन तीनों के पास पहुंची और हत्यारा पीछे हटने लगा, और उनके पीछे हटने का आभास पाकर तीसरे बुजुर्ग ने उन्हें रोकने के लिए एक पल का निर्णय लिया। क्योंकि उसके कबीले के लोग जल्दी से भाग गए, उसने अपनी चोटों के बावजूद खुद को संभाला और नीचे आने वाले को रोकने से इनकार कर दिया। भाई, इन सबको मार डालो, तीसरे बुजुर्ग ने चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान के साथ कहा। गॉर्डन कबीले के कुलपति को देखकर, जो पूरी तरह से एक अज्ञात चर था, वे भागने के अलावा और कुछ नहीं चाहते थे। उन्हें चेतावनी दी गई थी कि वे कभी भी उससे लड़ाई न करें, इसलिए उन्होंने वहां से भागने का निर्णय लिया। उसकी उड़ान क्षमता अविश्वसनीय थी और वह तेजी से उनके करीब आ रहा था। जादूगर और पशुपालक को जल्दी ही एहसास हो गया कि उनके मिशन को पूरा करने में उनकी जीत की संभावना बहुत कम थी। अपनी सीमाओं को जानते हुए उन्होंने अपने शून्य जादू पत्थर को सक्रिय कर दिया। अंधकार के एक घूमते हुए द्वार ने उन्हें घेर लिया,
जिससे शून्य स्थान के पत्थर को कुचलने के बाद वे बच निकलने में सफल हो गए। तीसरे बुजुर्ग ने देखा कि हत्यारे जादूगर शून्य में गायब हो गए। उनका शरीर घावों के दर्द से धड़क रहा था। फिर भी अपनी चोटों और युद्ध से हुए नुकसान के बावजूद वो ये जानकर संतोष महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका कि उसके कबीले के लोग सुरक्षित हैं। यहां तक कि टियर 8 जादूगर द्वारा हमला किए जाने के बाद भी। गॉर्डन वंश अजेय है, उसने अपनी पूरी आवाज में चिल्लाते हुए कहा। इससे पहले कि वह जमीन पर गिर पड़े, उसकी आंखें बंद हो गई। वो पहले से ही अपने रास्ते के अंत में था। वो बस अपनी थोड़ी सी इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ रहा था। एक गहरी सांस के साथ कुलपति ने अपनी मन शक्ति का आह्वान किया और तीसरे बुजुर्ग को दूर फेंक दिया तथा भागते हुए जादूगरों की ओर पुनः उड़ान भरी। गॉर्डन वंश के कुलपति ने पहली बार दिखाया कि वह अधिकार और शक्ति का प्रतीक है। वह शालीनता के साथ आकाश में उड़ रहा था। उसकी निगाहें अपने लक्ष्य पर टिकी हुई थी। पहली बार उसे अपनी शक्ति छिपाने की चिंता नहीं थी। उसने शीघ्रता से दूरी कम कर ली और उसने अपने शेष मन को हवा में मौजूद शक्तिशाली पृथ्वी तत्वों में प्रवाहित कर दिया, जिससे वो ब्लेडों के एक घूमते हुए तूफान में बदल गया। अपने रहस्यमयी काले कटाना के शक्तिशाली झटके से उसने तीखे सुनहरे पृथ्वी प्रक्षेपियों का एक तूफान बुलाया जो शून्य द्वार की ओर बढ़ गया। प्रक्षेपास्त्र शून्य को चीरते हुए, अंधेरे के ताने बाने को चीरते हुए कानफोड़ू गर्जना पैदा कर रहे थे। अचानक हुए हमले से अंधे हो गए जादूगर अचंभित रह गए और पोर्टल की स्थिरता बनाए रखने के लिए संघर्ष करने लगे। लगातार हो रही बमबारी ने उन्हें शून्य में पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उनकी भागने की योजना ध्वस्त हो गई। दृढ़ संकल्प की लहर महसूस करते हुए कुलपति ने अपनी ऊर्जा को और अधिक एकत्रित किया और खुद को अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ाया। 15 बातें जो सिर्फ अवज्ञाकारी लड़कियां ही समझती हैं हर ब्यूटी। प्रत्येक बीतते क्षण के साथ वो अपने शिकार के करीब पहुंच गया। जादूगर घबरा गए और अपनी स्थिति की गंभीरता को समझते हुए उन्होंने टूटते हुए पोर्टल की मरम्मत करने का प्रयास किया। शक्ति के अंतिम विस्फोट के साथ जॉर्ज जादूगरों के पास पहुंचा, ठीक उसी समय जब उनका द्वार लड़खड़ाने लगा था। वो उनकी ओर झपटा। उसका कटाना स्पंदित ऊर्जा से चमक रहा था, निर्णायक प्रहार करने के लिए तैयार था। अपनी जान छोड़ दो, उसने कहा। उसकी आवाज से दोनों जादूगरों की त्वचा में ठंडक का एहसास पैदा हो गया। जैसे ही उसने उन्हें बाहर निकाला, काले गोलेम की मानसिक छवि उसके पीछे फिर से प्रकट हुई। हालांकि अंतिम हताशापूर्ण कार्य में जादूगर पोर्टल को स्थिर करने में सफल रहे ताकि वे उसमें से निकल सके और शून्य में गायब हो सके। पैट्रियार्क पर हताशा और निराशा छा गई जब उसने अपने लक्ष्य को भागते हुए देखा जो उसकी पहुंच से बाहर हो गए। वो क्षण भर के लिए हवा में मंडराता रहा, अपनी सांसें थामता रहा और युद्ध के बारे में सोचता रहा। पूर्ण विजय प्राप्त न करने के बावजूद वो जानता था कि उसने घात लगाने वालों को रोकने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ किया था। वो केवल बदकिस्मत था कि उनके पास अंतरिक्ष पत्थर थे। लेकिन फिर भी उसे गुस्सा आ गया जब उसने अपने भाई की स्थिति को याद किया। भारी मन से कुलपति वापस जमीन पर आ गए जहां उनके घायल भाई गिर पड़े। लेकिन जब वह तीसरे बुजुर्ग की हालत की जांच कर रहा था तो उसने देखा कि ऊर्जा की एक और लहर उसके पोते की ओर बढ़ रही है। उसका चेहरा तुरंत बदल गया। रक्तरंजित युद्ध क्षेत्र शांत था। केवल दूर से आती हुई ध्वनियां ही हवा में गूंज रही थी। शहर को सील करने के लिए जिम्मेदार 3 टियर 8 जादूगरों में से एक ने एलेक्स को मारने का फैसला किया, क्योंकि एलेक्स को मारना वास्तव में उनका मुख्य मिशन था और वह इस तथ्य का जोखिम उठाने को तैयार था कि पैट्रियार्क दूर था, ताकि वह अपना कदम बढ़ा सके और जाने से पहले मुख्य मिशन पूरा कर सके, क्योंकि वो खाली हाथ नहीं जाना चाहता था। उसने अपना ब्लेड ऊंचा उठाया, एलेक्स गॉर्डन पर अंतिम वार करने के लिए तैयार। एलेक्स के भागने की तैयारी करते समय वातावरण में तनाव और भय व्याप्त था,
लाल सैलामेंडर टैटू चमक रहा था क्योंकि उसने कवच सेट को बुलाया था, क्योंकि उसे यकीन था कि वह जादूगर के हमले से भी नहीं बच पाएगा। लेकिन जैसे ही टियर 8 जादूगर हमला करने वाला था, एक गड़गड़ाहट ने उसके पीछे की जमीन को हिला दिया, जिससे वो एक पल के लिए लड़खड़ा गया। बिजली की तरफ फुर्ती और सजगता के साथ वो तेजी से घुमा और अपनी आंखें सिकोड़कर गड़बड़ी के स्रोत की पहचान की। गेट्यू। उसके आश्चर्य के लिए गॉर्डन कबीले के कुलपति की छाया पृथ्वी में खुले गड्ढे से उभरी। जब उसने पृथ्वी से बचने के अपने कौशल का उपयोग किया था, हत्यारे जादूगर ने अपनी बुरी किस्मत को कोसा। वो गॉर्डन कुलपति के विशेष कौशल के बारे में पूरी तरह से भूल गया। जॉर्ज ने अपने हाथ में अशुभ रूप से चमकते हुए कटाना को उठाया। पृथ्वी के तत्व उसके चारों ओर गुनगुनाते और घूमते रहे, जिससे उसकी शक्ति और दृढ़ संकल्प बढ़ता गया। उन्होंने एलेक्स पर आने वाले खतरे को भांप लिया था और हस्तक्षेप करने में कोई समय बर्बाद नहीं किया था। पृथ्वी तत्वों के स्वामी के रूप में पैट्रियार्क के आगमन ने टियर 8 जादूगर की योजना को पूरी तरह से बाधित कर दिया, जिससे एहसानों की स्थिति बदल गई। एलेक्स का हृदय कृतज्ञता से भर गया। अपने दादा को अपने बचाव के लिए आते देख उसने हमेशा अपने बूढ़े पिता को एक अविश्वसनीय व्यक्ति के रूप में देखा था, लेकिन पहली बार उसे पता चला कि उसके दादा की उपस्थिति के कारण उसके बचने की संभावना तेजी से बढ़ गई थी। यहां से जल्दी निकल जाओ, ये मुझ पर छोड़ दो। कुलपति की ठंडी आवाज एलेक्स के कानों तक पहुंची और उसे उसकी स्तब्ध अवस्था से जगा दिया। हालांकि टियर 8 जादूगर को अचानक से पकड़ लिया गया, लेकिन वह आसान नहीं था, क्योंकि पैट्रियार्क के पास केवल टियर 7 जादूगर जैसी आभा थी। इसलिए उसने तुरंत अपना संयम वापस पा लिया और पैट्रियार्क के साथ भीषण युद्ध में शामिल हो गया। झनकार, स्विश, तलवार के विरुद्ध तलवार की टक्कर युद्ध क्षेत्र में गूंज उठी। प्रत्येक वार से हर दिशा में शक्तिशाली आघात तरंगे फैल गई। अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद टियर 8 जादूगर ने खुद को मैच में पीछे पाया। वो आश्चर्यचकित था कि वह टियर 7 जादूगर से मात खा रहा था। उन्होंने सचमुच महसूस किया कि गॉर्डन वंश के वंश में कुछ गड़बड़ है। कुलपति का वर्षों का अनुभव और अपार शक्ति उनके लिए अकेले संभालने के लिए बहुत अधिक थी। एक के बाद एक प्रहारों से टियर 8 जादूगर की सुरक्षा व्यवस्था चरमरा गई। उसका शरीर लगातार हमले से क्षतिग्रस्त और रक्तरंजित हो गया। हालांकि पैट्रियार्क को भी चोटें आई, लेकिन फिर भी उसने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, जैसे उसे अपने जीवन की परवाह नहीं थी। और इस प्रकार की लड़ाई शैली ने हत्यारे जादूगर को डरा दिया, क्योंकि वो गॉर्डन कबीले के जादूगर के साथ मौत से लड़ने के लिए तैयार नहीं था। उनके बीच की ताकत का अंतर सभी को दिखाई दे रहा था, और गॉर्डन कबीले के अपने लोगों की रक्षा करने के दृढ़ संकल्प ने उनके दृढ़ संकल्प को और अधिक प्रबल कर दिया। कुलपति की शक्ति के सामने शक्तिहीन टियर 8 जादूगर के साथियों ने स्थिति की निरर्थकता को समझते हुए एक शून्य अंतरिक्ष पत्थर को सक्रिय किया और गायब हो गए, क्योंकि काले पोर्टल ने उन्हें ढक लिया था। अपने साथी को लगातार हमले की दया पर छोड़कर उन्हें केवल अपने अस्तित्व की चिंता थी। अपना जीवन यहीं छोड़ दो, कुलपति ने कहा, जैसे ही उसने अपने कटाना को बगल में घुमाया और फिर जादूगर के हाथ पर मूठ से वार किया, क्योंकि वह जादू करने वाला था, जिससे प्रक्रिया बाधित हो गई। आर्गघग, जादूगर चिल्लाया, क्योंकि उसकी चोटें बढ़ गई और उसके आंतरिक अंग अस्तव्यस्त हो गए। उसने बचने की उम्मीद नहीं छोड़ी थी। उसने जल्दी से अपना शून्य पत्थर हटा दिया और उसे तोड़ने ही वाला था कि एक भूरे रंग का कट उसके पास से गुजरा और उसके हाथ काट दिए। धिक्कार है, जादूगर दर्द से चिल्लाया। मैंने कहा था कि अपनी जान छोड़ दो, भागने के बारे में भी मत सोचो। मैं वही गलतियां नहीं करूंगा जो मैंने तुम्हारे साथ की। कुलपति ने कहा, जैसे ही उसने अपनी तलवार ऊपर उठाई और नीचे काटने वाला था। जॉर्ज, उसे मारने की हिम्मत मत करना। हमें जानकारी चाहिए, और हालात को देखते हुए लगता है कि वो अकेला ऐसा व्यक्ति है जो इस बार हमारे खिलाफ हमले के अंदरूनी विवरण को जान सकता है। हमें सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए उसे जीवित चाहिए।
उसे मारने से ही सब कुछ हल हो जाएगा। ग्रैंड एल्डर की आवाज पैट्रियार्क तक पहुंची, जिसका हाथ अभी भी आसमान में उठा हुआ था। ग्रैंड एल्डर के शब्दों पर विचार करने के बाद उसने बाद में अपना काला कटाना वापस म्यान में रख दिया। जादूगर ने राहत की सांस ली। तभी उसने देखा कि म्यान उसके सिर की ओर बढ़ रहा है, लेकिन उसके लिए बचने के लिए बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि म्यान ने उसे बेहोश कर दिया था। अब आप उसे ले जा सकते हैं, ये सब साफ कर दीजिए। मैं जाकर तीसरे बुजुर्ग की जांच करूंगा। मुझे लगता है कि इस बार उसकी चोटें गंभीर हैं, कुलपति ने तीसरे बुजुर्ग की ओर वापस जाते हुए कहा। जबकि ग्रैंड एल्डर ने राहत की सांस ली कि जब कुलपति ने अपनी भावनाओं को बंद कर दिया और ठंडे व्यक्तित्व में बदल गए, तब भी वह एक तर्कसंगत दिमाग रखने में सक्षम थे।